हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों, सबसे पहले सबसे तेज हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए सीए फाइनल नवंबर 2023 में जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम का पेपर हुआ था उसके सजेस्टेड आंसर्स। तो आइए हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए फटाफट से अपने आंसर्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सो दैट आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज द मैंडेटरी क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर कि सर ऑन 1 अगस्त 2023 एन इन्वेस्टर हैज़ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग 5 सिक्योरिटीज। यहाँ पर सिक्योरिटीज के बारे में हमें मार्केट प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स और बीटा दिया हुआ था। सर इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा इन्वेस्टर का वो है 20% पर एनम कंपाउंडेड। यहाँ पर कंपाउंडेड जो बच्चे मिस कर गए वो उनका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। द करंट निफ्टी वैल्यू इज 19,500। आज की निफ्टी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई थी। निफ्टी फ्यूचर्स आर अवेलेबल विथ एक्सपायरी फॉर 3 months अक्टूबर 23 एंड फॉर 4 months नवंबर 2023। तो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने और 4 महीने के लिए दिया हुआ है एंड आर करेंटली कोटेड एट 19,700 एंड 19,900। तो एक्चुअल फ्यूचर्स की वैल्यू जो दी हुई है वो हमें दोनों की दी हुई है। अक्टूबर 2023 वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी दी हुई थी और हमें नवंबर 2023 वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी दी हुई थी। और ये भी बताया था कि निफ्टी फ्यूचर्स हमेशा 50 यूनिट्स में ही ट्रेड होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको बीटा निकालना है पोर्टफोलियो का। सर बहुत ही आसान था ये। इसके बाद थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर में और नवंबर में, और हमें कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद हमें यह भी पूछा गया कि द नंबर ऑफ फ्यूचर्स चाहिए होंगे इन्वेस्टर को नीडेड टू सेल टू गेट अ फुल हेज अंटिल द नवंबर फॉर हिज पोर्टफोलियो। तो हमें कितने नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे अगर हम हेज करना चाहते हैं, कंप्लीट पोर्टफोलियो का हेज करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया, फिर यहाँ पर दोस्तों ये भी पूछा गया है कि नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट द इन्वेस्टर शुड ट्रेड इफ ही डिजायर टू रिड्यूस द बीटा ऑफ हिज पोर्टफोलियो टू विच वैल्यू। तो 0.25 की वैल्यू हमें बताई गई है। 0.25 पे हमें इसको रिड्यूस करना है अपना बीटा, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट पार्ट में बीटा हमने कैलकुलेट किया होगा, जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें रिड्यूस करके कहाँ तक लाना है? 0.25 पे लाना है, ठीक है ना। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सर सोल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या करना था? बीटा निकालना था। तो हम मार्केट प्राइस और अपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकलेगा। फिर इसमें बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और बीटा को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू इनटू बीटा का वैल्यू आएगा दैट इज 975,030, उसको हम डिवाइड करेंगे अपने टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो से, ठीक है ना। तो हमारा आंसर पहला क्या आ जाएगा? 1.25, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या निकालना था? मैंने कहा सर हमें निकालना था थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स, और हम जानते हैं कि सर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में जो हमारा वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स का फॉर्मूला है दैट इज F इक्वल्स टू S इंटू ERT, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है ना। 20% मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न था और 3 months का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी पीरियड था। तो ये आ रहा है E.05, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन में E रेशियो द पावर 0.05 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इसको फटाफट से ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आज के स्पॉट रेट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर पहला थ्योरेटिकल वैल्यू का हमारे पास सामने आ चुका है दैट इज 20,500। इसी तरह नवंबर 2023 में भी हमको करना है। सर ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है E रेशियो द पावर 0.0667। अब प्रॉब्लम ये है कि सर E रेशियो द पावर 0.06 और E रेशियो द पावर 0.07 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम 0.067 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें इंटरपोलेशन टेक्निक लगानी थी और इसी का वर्किंग नोट हमने यहाँ पर बना दिया है। E रेशियो द पावर 0.07 की वैल्यू और E रेशियो द पावर 0.06 की वैल्यू के बीच में फ़र्क कितना था? ये तो ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? E रेशियो द पावर 0.01 की वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पर इंटरपोलेशन टेक्निक लगाकर अपने E रेशियो द पावर 0.0667 की वैल्यू कितने निकाली है? 1.06898, और इसी को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है और अपनी वैल्यू नवंबर वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आ रही है? 20,845, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद हमसे पूछा था कि हमें कितने निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे अगर हमें नवंबर तक के लिए अपने
पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को हेज करना है। तो सर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। क्या था फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो हमने पता है कि सर वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकलता है सर, जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है ना, आज की वैल्यू इनटू द लॉट साइज, इनटू द लॉट साइज। तो 19,900 हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, आइए देखिए। तो मैंने कहा सर हमें जो नवंबर के लिए वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 19,900, ठीक है ना। इसमें हमने अपना लॉट साइज मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गई हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद हमको अपने न्यूमरेटर की दोनों ही वैल्यूज पता है सर। पार्ट नंबर 1 में हमने वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकाला था 7,80,000 और पोर्टफोलियो बीटा भी 1.25 निकाला था, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा अपने पूरे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए सर। उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होंगे अगर हमें अपना बीटा 0.25 तक रिड्यूस करना है। तो फॉर्मूला अगेन यहाँ पे बहुत ही सिंपल था, दैट इज पोर्टफोलियो बीटा माइनस द टारगेट बीटा डिवाइडेड बाय द फ्यूचर्स बीटा। और हम जानते हैं कि सर फ्यूचर्स बीटा तो होता ही कितना है? 1। तो मैंने कहा सर हमें कितने चाहिए होंगे? मैंने कहा सर हमें फिर से यहाँ पर कितने 1 कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जनरली बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 का आंसर सेम आ रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ है। नहीं, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं की गई है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं सर। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट 1 का बी पार्ट था, आइए उसको पढ़ना शुरू करते हैं सर। इसमें बोला गया था कि एक इन्वेस्टर है, उसने सारे स्टॉक्स को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है ना, इनटू द फॉलोइंग टाइप्स एंड द एस्टिमेटेड वेट्स ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट इंडेक्स आर गिवन बिलो, ठीक है ना। फर्दर द सेंसिटिविटी ऑफ दीज रिटर्न्स, दैट इज सेंसिटिविटी का नाम आते ही हमको समझ में आना चाहिए कि सर ये तो बीटा की बात हो रही है। इसके आगे सर of these categories of stocks to 2 factor inflation and stock market are also given। यहाँ पर 2 फैक्टर्स के बेसिस पर हमें बाइफर्केशन दिया हुआ है। पहला फैक्टर है हमारा इन्फ्लेशन और दूसरा फैक्टर है हमारा स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है, आइए देखते हैं सर। कैटेगरी क्या है? स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज एंड फ्लेक्सी। यहाँ पर वेट्स दिए हुए हैं और हमें बीटा दिया हुआ है इन्फ्लेशन का। रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये जंबल्ड अप क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस को मिलाकर बनाया है आईसीआई ने, तो यहाँ पर रीडिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्फ्लेशन का बीटा अलग अलग कैटेगरीज में हमें दिया हुआ है। इन्फ्लेशन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है रिटर्न की, वो हमें यहाँ पर दी हुई है और एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। इसी तरह स्टॉक मार्केट जो फैक्टर 2 है, उसका बीटा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसका एक्चुअल वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है। आरएफ की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर और हमें बताया है कि हर चीज को हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है। इसके बाद सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो इन्होंने पूछी थी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स फॉर बोथ द फैक्टर्स। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में, तो हम सर ऑब्वियसली जनरली हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला CAPM का फॉर्मूला लगाते हैं। इसके बाद इन्होंने ये पूछा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स, अब कौन सा थ्योरी यूज करना है? APT मॉडल यूज करना है, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। सर ये तो हम जानते ही हैं कि CAPM एक सिंगल फैक्टर मॉडल है और APT एक मल्टी फैक्टर मॉडल है। तो क्वेश्चन के बेसिस पर मल्टी फैक्टर मॉडल को ही हमें यहाँ पर प्रेफर करना चाहिए भी। अब एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है कि सर यहाँ पर जो वेट्स दिए हुए हैं हमें इन्हीं वेट्स को लेकर चलना है कैटेगरीज के लिए, ठीक है ना। अब सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कंक्लूजन कैसे बनाया? तो मैंने कहा सर पार्ट नंबर 3 पढ़िए। इन्होंने साफ यहां पर लिख दिया था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स अंडर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, अगर कॉम्पोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो चेंज हो चुका है 25% इक्वली इन ऑल 4 कैटेगरीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेट्स चेंज हुए हैं, बस और कुछ नहीं हुआ है। जो वर्किंग आपकी थी वही आपको रिपीट यहाँ पर करनी है। तो जानबूझकर क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है। इसके बाद लास्ट में इन्होंने ये भी पूछा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे ज्यादा बेहतर है, एक्चुअल वेटेज वाला या जो चेंज वेटेज था उसका, ठीक है ना। आइए फटाफट से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट नंबर 1 के हिसाब से हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था और हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर CAPM मॉडल लाएंगे। तो CAPM मॉडल की इक्वेशन क्या है? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो हमने फैक्टर नंबर 1 के केस में, ठीक है ना, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू के बेसिस पर सबसे पहले इस इक्वेशन को यहां पर लिख लिया और यहां पर जो भी हमारा ERM आ रहा था वो हमने यहां पर लिख लिया है। फिर इसके वेट्स लिखे और वेट्स में मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा आ गया है कितना? 5.19%। इसके बाद हमने यही सेम काम हमें करना है एज पर CAPM मॉडल फॉर फैक्टर नंबर 2। तो RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा
करने के बाद जो आंसर निकला, इस आंसर को हमने वेट्स में मल्टीप्लाई किया, अलग अलग कैटेगरीज के वेट्स में, और यहाँ पर हमने आंसर लिखा दैट इज 8.44, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स। अब हम आते हैं अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि मेन रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, कि यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स निकालना है ऑन द एपीटी मॉडल, ठीक है ना, यूजिंग द एपीटी मॉडल। एपीटी मॉडल की इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो अपने को वही लिख लेनी है। क्या है सर, ERM इक्वल्स टू RF प्लस फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम प्लस बीटा, ठीक है ना। उसके बाद फैक्टर 2 बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा मिस टाइप हो चुका है, इसको हम इग्नोर करेंगे। फैक्टर 1 का बीटा आएगा यहाँ पर, फैक्टर 1 बीटा इंटू द रिस्क प्रीमियम प्लस फैक्टर 2 बीटा इंटू द रिस्क प्रीमियम। अब इसकी और इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई है आइए देखते हैं। सर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फैक्टर 1 के अंदर जो कैटेगरीज थी लो, मीडियम, लार्ज और फ्लेक्सी, इनके एक्चुअल वेट्स जो हमें एग्जिस्टिंग सिचुएशन में दिए हुए हैं वो लिखा। एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पर बीटा से मल्टीप्लाई करके क्या लिखा, मैंने कहा सर वेट्स इंटू डिफरेंस इंटू द बीटा, ठीक है ना। तो ये कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं आपको समझाऊं कैसे हमने किया है, तो लेट से हमने कहा कि सर वेट्स इज द कॉलम नंबर 1, डिफरेंस इज द कॉलम नंबर 2 एंड बीटा इज द कॉलम नंबर 3। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। ये तीनों कॉलम का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसका टोटल लेने के बाद हमारे पास ये आ चुका है पहला, ठीक है ना, टोटल फैक्टर 1 बीटा इंटू द रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले अभी तक क्या निकाला है, सिर्फ इतना पार्ट निकाला है, ठीक है ना, जो कि आ रहा है 0.7338, 0.7338, ठीक है ना। सेम काम हमें अब फैक्टर 2 के लिए करना है, सेम काम हमें फैक्टर 2 के लिए करना है। लो, मीडियम, लार्ज और फ्लेक्सी, इनके वेट्स कॉलम नंबर 1, फिर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस कॉलम नंबर 2, और बीटा कॉलम नंबर 3। तो अगेन यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। रो वाइज हमें प्रोडक्ट निकालना है और इसका सम ले लेना है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.7926। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान यही देना है कि आपने जो अभी निकाला है वो क्या निकाला है, फैक्टर 2 बीटा इंटू द रिस्क प्रीमियम, क्योंकि बीटा हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये आंसर आ रहा है कितना, 0.7926, ठीक है ना। तो RF में इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 9.03, क्योंकि क्वेश्चन की स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन थी कि हमें अप टू 2 डेसिमल पॉइंट राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमसे पूछा गया कि अगर हम वेट्स ऑफ ऑल द 4 कैटेगरीज को 25% इक्वली कर दें तो क्या चेंज आएगा। सर सेम काम करना है, सेम टेबल, सेम डेटा, बस यहाँ पर वेट्स हमारे चेंज हो जा रहे हैं, दैट इज 25% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन वही रहने वाली है, RF प्लस फैक्टर 1 बीटा इंटू द रिस्क प्रीमियम प्लस फैक्टर 2 बीटा इंटू द रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी टेबल बना ली है। टेबल क्या आ रही है सर, फैक्टर 1 का लो, मीडियम, लार्ज एंड फ्लेक्सी, वेट्स देख लीजिए चेंज हो चुके हैं यहाँ पर, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस इंटू बीटा। तो वेट्स इंटू डिफरेंस इंटू बीटा, वैल्यू आ जाएगी टोटल 1.0413, ठीक है ना। आइए देखिए, 7.5 प्लस 1.0413। अब फैक्टर 2 के लिए यही सेम काम करना है, तो फैक्टर 2 लो, मीडियम, लार्ज, फ्लेक्सी, वेट्स आ जाएंगे हमारे, डिफरेंस बीटा, तो 1 कॉलम नंबर, 2 कॉलम नंबर, ठीक है ना, और 3 कॉलम नंबर, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखना है, इसका टोटल आ रहा है 0.8076, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया और हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 9.35। अब क्योंकि हम देख सकते हैं 9.35 आ रहा है हमारा रिवाइज्ड वेटेज में, और पहले कितना आ रहा था एग्जिस्टिंग वेटेज में 9.03, तो ऑब्वियसली पार्ट 4 का आंसर कितना ही सिंपल है कि क्योंकि रिवाइज ऑल्टरनेटिव में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो ज्यादा आ रहा है, मोर प्रॉफिटेबल है, देयरफॉर हमको रिवाइज्ड वेटेज ऑफ ऑल द 4 कैटेगरीज को ही प्रेफर करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सर, अब हम आते हैं अपने पार्ट सी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, जो कि थ्योरी क्वेश्चन था। किस टॉपिक से रिलेट करता है ये क्वेश्चन, आइए फटाफट से देखते हैं। लैक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ अ वेल डेवलप्ड डेट मार्केट इन इंडिया इज एन ऑब्स्टैकल that hinders the growth of secondary market of securitized or asset backed securities. Is it true? What are the other problems in the securitization process? तो हमें any 3 बतानी थी, ठीक है ना। तो इसका थ्योरी आंसर आइए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सर सिक्योरिटाइजेशन मार्केट में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो क्या है सर, उस पर्टिकुलर प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लीगल स्ट्रक्चर्स मेकिंग इट
कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। फिर मार्केट का रिस्क, ऑब्वियसली सर सेकेंडरी मार्केट में मार्केट का रिस्क होता है, तभी तो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बीटा की पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्रेडिट रिस्क। अब सर हम जानते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग अथॉरिटीज हैं वो क्रेडिट रेटिंग करती तो हैं, और हम अपने सिक्योरिटीज में सर क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ही अपने प्रोसेस में अपना काम करते हैं। बट यहाँ पर क्रेडिट रिस्क एक बार दे दिया तो क्या चेंज नहीं हो सकता सर, ये भी एक हमारी अदर प्रॉब्लम बनती है। द क्वालिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज क्रूशियल। इफ द एसेट्स आर ऑफ लो क्वालिटी और द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर इज overestimated, it can lead to a higher default rates and a lower returns of the investor, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर यहाँ पर क्योंकि चेंज हो सकती है ना सर, आज ठीक है हालत, फाइनेंशियल हालत ठीक है, बट कल को वैसा सेम नहीं रहेगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, या इन सम केसेस द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस कैन बी अ कंसर्न, ठीक है। आइए आगे चलते हैं सर। इसके बाद रेगुलेटरी चेंजेस, ठीक है। एक और ये पॉइंट है कि सर हर समय लीगल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, और क्योंकि हमने अपने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था कि यहाँ पे लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसी के प्रीमाइसेस में रहते हुए हमने अपने सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को पूरा करना होता है, तो वहां पर अगर कोई चेंज आता है, कोई रेगुलेशंस में चेंज आता है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन था पार्ट नंबर ए, वो क्या चीज चाह रहा है, मैंने कहा सर देखने से ही समझ में आ जाता है कि सर ये डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें बाइनोमियल मॉडल और रिस्क न्यूट्रल मेथड से हमें कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। सर हमें आज का करंट मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन, ठीक है ना, फिर जो हायर प्राइस है, जो ऊपर जाने की संभावना है, उससे होने वाला प्राइस क्या है, और नीचे जाने की संभावना के साथ कौन सा वाला प्राइस होगा, दैट इज 378 लोअर प्राइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं एलपी, एचपी, सीएमपी एंड एस, और या ई लिखते हैं हम, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद इन्होंने बोला है कि कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और ईआरटी में वैल्यू कितनी आ रही है उसकी 1.0202, ठीक है ना। चलिए सर, क्योंकि यहां पर ये ट्रिक क्वेश्चन है, बाइनोमियल मॉडल और रिस्क न्यूट्रल दोनों ही पूछ लिया है, तो वो प्रोबेबिलिटी वाला जो मेथड है हम दोनों में ही यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि सर रिस्क न्यूट्रल मॉडल और बाइनोमियल मॉडल से जो भी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकलती है वो सेम ही निकलती है, बट यहाँ पर हमें बाइनोमियल मॉडल के अंदर दूसरा मेथड अप्लाई करना था, जो हम डेल्टा को कैलकुलेट करते थे, और डेल्टा को कैलकुलेट करके हम अपनी बात को रखते थे और कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालते थे इक्वेशन मेथड से, ठीक है ना। चलिए आइए फटाफट से चलते हैं। इसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये जो कैलकुलेट आपने किए हैं वैल्यूज ऑन अंडर बोथ द मॉडल सेम है। फिर इन्होंने ये भी पूछा है कि आप क्लियरली बताइए बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन अंडर दिस मॉडल, ठीक है ना। तो बेसिस भी बताना है रिस्क न्यूट्रल मेथड का भी और बाइनोमियल मॉडल का भी। तो काफी अच्छा लेंदी क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि इसमें थ्योरी भी ऐड कर दी है, ठीक है ना। आइए सर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके, और हम देखते हैं सर पहले हमने सबसे पहले रिस्क न्यूट्रल मेथड में जो इसका बेसिक कैलकुलेशन मेथड है, दैट इज करंट मार्केट प्राइस इनटू ईआरटी माइनस एलपी डिवाइडेड बाय हायर प्राइस माइनस लोअर प्राइस, से हम पीयू दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप निकालते हैं। तो अपनी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.34, पीयू आ गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप। तो यहाँ से हमने पीडी निकाल लिया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग डाउन, तो ये कितना आ रहा है 0.66। अब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे निकलती है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इनटू पीयू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट एलपी इनटू पीडी डिवाइडेड बाय ईआरटी। सर रिस्क न्यूट्रल मेथड तो कहता यही है कि सर जो भी है आरएफ वो वेटेड एवरेज है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर वेटेड एवरेज कर लिया है। अब सर जब मेरा प्राइस 525 जाएगा, ठीक है ना, और स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, और यहां पर पे ऑफ कितना मिल जाएगा 75 का, दैट इज 525 माइनस 450। बट जब प्राइस 378 जाएगा तो यहां पर कॉल ऑप्शन हो जाएगा लैप्स, और यहां पर पे ऑफ हो जाएगा 0। तो यही इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन बन जाएगी, ठीक है ना। तो आइए 75 इंटू 0.34 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप, 0 दैट इज द पे ऑफ क्योंकि लैप्स हो जाएगा ऑप्शन, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन, ठीक है ना, प्राइस गोइंग डाउन, डिवाइडेड बाय सर ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दी हुई है, कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो 25.05 डिवाइडेड बाय 1.0202, ये लगभग 24.99 आ रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी 25। अब बाइनोमियल मॉडल की बारी। तो बाइनोमियल मॉडल में मैंने कहा था कि एक दूसरा
मेथड है जो डेल्टा मेथड है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या था सर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट बोथ द प्राइसेस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों प्राइसेस का डिफरेंस, ठीक है ना, पॉसिबल प्राइसेस का डिफरेंस। तो 75 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 525 माइनस 378, तो ये आ रहा है 0.51:1। इसका मतलब क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी था सर। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है हर लेवल पर सीए फाइनल के अटेम्प्ट में, ठीक है ना। दैट इज द इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन 0.51 शेयर्स एंड शुड सेल 1 ऑप्शन। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दिखना है कि जब हम 0.51 शेयर खरीदेंगे तो जब भी हम शेयर को सेल करेंगे तो प्रोसीड्स भी 0.51 ही मिलेगा। और ऑप्शन सेल करते समय हमें एक्सरसाइज का राइट हमारे पास नहीं होता है, ठीक है ना। अगर प्राइस नीचे जाता है तो हमें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम शर्त हार चुके हैं। अब हमने बोला कि सर कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स अंडर बोथ द प्राइसेस, तो अगर हायर प्राइस है 525 का तो इसका 0.51 पैसा ही मुझे मिलेगा, ठीक है ना। 0.51 हिस्सा ही मुझे प्रोसीड्स के माध्यम से मिलने वाला है और मुझे ये पे ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। ये पे ऑफ मिलेगा कि देना पड़ेगा सर, जनरली जो टोन सेट होती है कॉल ऑप्शन बाय वाली होती है, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों से गलती हो सकती है और ये भूल जाएंगे कि सर प्राइस ऊपर जाने से मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कॉल बायर जो होगा वो अपना राइट टू बाय एक्सरसाइज कर लेगा, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे लेस हो जाएगा मेरे प्रोसीड से, तो मेरा आंसर कितना आएगा 192.75। तो नेट प्रोसीड्स मुझे कितना मिल रहा है 192.75। अब जब प्राइस लोअर है तो सर यहां पर तो मैंने कहा ही था कि प्राइस नीचे जाएगा, है ना, तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा तो मुझे कुछ देना भी नहीं है। तो यहां पर 0 × 1 हो जाएगा और 378 का 0.51, ठीक है ना, ये 0.51 है, तो ये कितना आ जाएगा 192.78। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों ही प्राइसेस एकदम लगभग सेम ही है, ठीक है ना, कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि सर कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब है कि हमारा जो प्रोसीड्स हैं वो लॉक हो जाता है, और यही तो सर रिस्क हेजिंग का मेन मकसद है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं सर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालें कैसे। तो हमने कहा सर जो 420 रुपीज है, ठीक है ना, ये क्या था, मैंने कहा सर करंट मार्केट प्राइस था, इसका हमें 0.51% ही मिलने वाला है, ठीक है ना, माइनस सी दैट इज द कॉल ऑप्शन की वैल्यू इंटू 1.0202, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर वैल्यू है उसकी 3 महीने बाद की, जो भी ड्यूरेशन रहेगा, जो भी मैच्योरिटी पीरियड रहेगा उस कॉल ऑप्शन का, ठीक है। और इज इक्वल टू मुझे कितना मिलना चाहिए, तो मैंने कहा सर मुझे पहले से ही पता है कि कितना मिलेगा, ठीक है ना। कॉल ऑप्शन को खरीदने से मुझे क्या मिलेगा सर, ये क्या है, ये है प्रीमियम, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होती है, मैंने कहा सर जो मैं पैसा दूंगा, ठीक है ना, तो मैंने कहा सर ये जो वैल्यू है इसको देने के बाद मुझे नेट में कितना मिलना चाहिए सर 192.75, ठीक है ना। तो यहां पर हमने सी की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 25.27, अप्रॉक्सीमेटली इट इज 25। तो हम जैसा कि देख सकते हैं, चाहे हमने रिस्क न्यूट्रल मेथड से निकाला हो, चाहे हमने बायनॉमियल मॉडल से निकाला हो, दोनों ही जगह प्राइसेस ऑफ द कॉल ऑप्शन एकदम सेम आ रहे हैं। एंड क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हमें एक लाइन का आंसर जरूर से लिखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, मार्क्स कट सकते हैं। 10 वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर बोथ द मेथड्स इज सेम। और यहां पर उसके बाद हम लोगों ने अपने बेसिस ऑफ वैल्यूएशन के बारे में भी थ्योरी लिख दी है, ठीक है ना। तो रिस्क न्यूट्रल मेथड इज widely used as an approach in the option valuation. It is based on the assumption that in a risk neutral world the expected return on the underlying asset is the risk free rate. जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि RF क्या होता है सर, वेटेड एवरेज होता है, ठीक है ना। द प्राइमरी बेसिस फॉर द ऑप्शन वैल्यूएशन अंडर द रिस्क न्यूट्रल मेथड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नो आर्बिट्राज, ठीक है ना। हियर इज अ सिंप्लीफाइड ओवरव्यू। क्या है सर, नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स द RF रेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है सर, हायर प्राइस पे रिटर्न इनटू द वेट, या मैं कहूं प्रोबेबिलिटी, प्लस लोअर प्राइस पे जो रिटर्न है मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग, हमें डिस्काउंट करना पड़ता है क्योंकि सर ऑप्शंस तो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जो भी उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है वहां पर लैंड अप होगा, बट हमें तो आज उसकी वैल्यू पता करनी है तो हम उसको डिस्काउंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम ऑप्शन वैल्यूएशन में बायनॉमियल मॉडल पे आते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन अ डिस्क्रीट टाइम 2 पीरियड फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स टू अप्रॉक्सीमेट द ऑप्शंस प्राइस एट ईच पॉइंट इन टाइम। यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम एंड प्राइस मूवमेंट का पॉइंट है। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी है सर, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि बायनॉमियल मॉडल कहीं ना कहीं रिस्क न्यूट्रल मॉडल से ही निकलता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद वैल्यूएशन एट ईच नोड। तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि सर बायनॉमियल मॉडल में हर नोड मीन्स एक टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। वो टाइम फ्रेम पे हम हर टाइम फ्रेम पे ऑप्शन की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है ना। चलिए सर, इतना करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है वो हो जाता है खत्म, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप, लेंथ काफी अच्छी है क्वेश्चन की, और यहाँ पर आपको हाथ बहुत तेजी से चलाना था इस पर्टिकुलर पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी देखना है। अब मैं ये कह सकता हूं कि सर एक लेंदी क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा आसान क्वेश्चन आईसीएआई ने डाला है। सर उनको शायद दया आ गई तो उन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है ना। चलिए तो आइए, मैंने कहा सर पढ़ते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। मिस्टर एस हैज इन्वेस्टेड इन 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द सेम। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था जो आपको क्वेश्चन आसान लगता। सबसे पहले आपको ये समझना था कि मैंने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तीनों स्कीम्स की मेरी अलग अलग है, तो सबसे पहले तो मुझे पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी चाहिए थी, ठीक है ना। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है सर, मैंने 1 जून 2022 को सबसे पहले अपना म्यूचुअल फंड ए, स्कीम ए में अपना पैसा डाला है, ठीक है ना। और मुझे डिविडेंड मिला कब तक है, 31 मार्च 2023 तक। और ये जो क्लोजिंग एनएवी भी दी हुई है वो भी कब तक दी हुई है, 31 मार्च 2023 तक ही दी हुई है। इसका मतलब सर फाइनेंशियल ईयर में सर अगर अप्रैल मई में हमने नहीं कर रखा है तो हमारा जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कितना होने वाला है, यहाँ पे 10 महीने होने वाला है। सर 1 महीने बाद तो ये 9 महीने और ये 8 महीने हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा सर, एंट्री डेट पे भी हमें क्या एनएवी थी वो भी दी हुई है, और क्लोजिंग एनएवी भी हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डिविडेंड रिसीव भी हमें दिया हुआ है, चलिए सर ये भी कोई बात नहीं है। अच्छा सर, इंक्रीज और डिक्रीज इन द एनएवी, मतलब सर यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर इंक्रीज और डिक्रीज इन द एनएवी जो भी होगा वो हमारे टोटल वैल्यू के बेसिस पर यहां पे दिया हुआ है, ना कि पर यूनिट वाइज हमें यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये और ये। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि इफेक्टिव रेट ऑफ यील्ड पर एनम। ओहो हो सर, ये अगर आप पढ़ना स्किप कर गए तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 12 महीने का रिटर्न है, पर हमने तो इन सभी स्कीमों में 9 महीने, 8 महीने और 10 महीने के लिए पैसा डाला हुआ है। तो इसका मतलब है जो एक्चुअल रिटर्न रहा होगा फॉर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टेड मनी का वो सर कम होगा, क्योंकि 12 महीने का अगर 4.2296 है तो ऑब्वियसली 10 महीने का थोड़ा सा कम आया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम प्रो राटा करके अपना 10 महीने, 9 महीने और 8 महीने का रिटर्न निकाल सकते हैं, ठीक है सर। इसके बाद हमने पूछा क्या गया, इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, मैंने कहा सर हमसे पूछा गया है कि इग्नोर करना है एंट्री और एग्जिट लोड, ठीक है ना। अज्यूमिंग 365 डेज इन अ ईयर, राउंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द नियरेस्ट 100, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इनिशियली बाय मिस्टर एस इन दीज स्कीम्स। तो मिस्टर एस ने सबसे पहले कितना टोटल पैसा डाला है इन तीनों स्कीमों में, ये बताइए। फिर इसके बाद ये भी बताइए कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने इन्वेस्ट किए थे। तो सर ये तो बड़ा आसान है ना, अगर मैं स्टार्टिंग में मैंने कितना पैसा डाला है ये पता लगा लूं और मुझे यहाँ पर एंट्री डेट की एनएवी दी ही हुई है तो मैं नंबर ऑफ यूनिट्स तो निकाल लूंगा। इसका मतलब है सारी की सारी मेहनत मुझे सिर्फ इसमें लगेगी कि मैंने इन तीनों स्कीमों में इनिशियली कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये भी बताइए एडवाइज ऑल्सो वेदर ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट और ही कैन रिडीम नाउ, ठीक है ना। तो अगर आपने इस पार्ट का आंसर नहीं दिया तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। चलिए सोल्यूशन पे आ जाते हैं फटाफट से। सर सोल्यूशन में हमारे को दिख रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा, देखिए, ठीक। इसके बाद इफेक्टिव एनुअल रेट लिखा और एक्चुअल रिटर्न लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, 10 महीने का, 9 महीने का और 8 महीने का। फिर मैंने यहाँ पे जो भी मेरा डिविडेंड था वो मैंने लिखा। फिर मेरा इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हुआ मेरे P1 माइनस P0 में, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है सारी वैल्यूज। फिर HPR का जो फॉर्मूला होता है दैट इज D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ये मैंने लिख दिया। और इसको यूज करके मैं P0 की कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्योंकि HPR में जो HPR है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, वो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी प्रो राटा करके, ठीक है ना। सर कैसे क्या होगा, मैंने कहा सर अगर सिंपल सी बात है 4.2296 मेरा 12 महीने का है तो 10 महीने का कितना होगा, ठीक है ना। तो 4.2296 को डिवाइड किया 12 से, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, सिंपल आ जाएगा 3.5247 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अप टू 4 डेसिमल पॉइंट ही ले लेना है, क्योंकि हमें जो रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है ना, पर एनएम का, वो भी 4 डेसिमल पॉइंट्स तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो राउंड ऑफ कैलकुलेशन में कोई फर्क ना आ जाए, इसलिए मैंने अप टू 4 डेसिमल पॉइंट ही लिए। फिर यहाँ पर HPR की इस इक्वेशन में वैल्यूज डालने के बाद जो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 999,440। अब यहाँ पर हमको राउंड ऑफ करना था नियरेस्ट 100 तक, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 400। फिर यहाँ पर
10,901.08, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए था 900, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए था, तो 499,300, ठीक है ना। अगर आपने यहीं पे छोड़ दिया है आंसर तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान देना था, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद NAV हमें पता थी एंट्री डेट की, तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा स्कीम है जो हमारे हिसाब से हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पोर्टफोलियो के लेवल पे पूछा था क्या सर, एडवाइस ऑल्सो वेदर ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट और ही कैन रिडीम नाउ। तो इस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ स्कीम सी में क्योंकि हमें लॉस हुआ है उसको हमें रिडीम कर देना चाहिए, बाकी स्कीम ए और बी हमें क्या करनी चाहिए सर, कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2B के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2C आता है, जिसमें हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप देखें तो कहां से उठा के क्वेश्चन थ्योरी का पूछ लिया है, आपको धक्का लग जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ के। सर, जो हम चीपेस्ट टू डिलीवर वाला पॉइंट पढ़ते थे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में, उसमें कन्वर्जन फैक्टर यूज होता था और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी पूछा है इसके ऊपर, तो इसका थ्योरी भी पूछ लिया है, इसका प्रैक्टिकल भी पूछ लिया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सर अनएक्सपेक्टेड था। वीगा रो ऑप्शन वैल्यू के अंदर जो ग्रीक्स हैं, ये तो सर एक मैंडेटरी रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आइए फटाफट से देखते हैं आंसर इसका क्या निकल कर आएगा। सर, हमें लिखना था कन्वर्जन फैक्टर के बारे में। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, कन्वर्जन फैक्टर इज अ मल्टीप्लायर यूज्ड टू डिटरमाइन कैश सेटलमेंट अमाउंट, ये हम जानते ही हैं। व्हेन यू होल्ड अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अंटिल इट्स एक्सपायरेशन, contract is cash settled based on the final settlement price. The conversion factor is applied to the face value of the underlying bonds that the futures contract is based on. The key formula is cash settlement amount equals to quoted futures price into the conversion factor. और इसी में से हम अपना quoted price of the bond, deliverable bonds को माइनस करके profit or loss निकालते हैं, ठीक है। The conversion factor reflects the present value of the futures cash flows of the underlying bonds. It allows for a more straightforward calculation of the cash settlement amount, ensuring that the changes in the interest rate are appropriately accounted for, ठीक है ना। चलिए सर, वेगा और रो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हाई वेगा क्या होता है, उसका रिलेवेंस क्या है, लो वेगा क्या होता है, उसका रेफरेंस क्या है। सिमिलरली रो इन अ कॉल ऑप्शन और इन अ पुट ऑप्शन, ये हमने बेसिक स्टैंडर्ड वही अपना स्टडी मटेरियल का थ्योरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा काफी आसान था। मुश्किल आती तो इस कन्वर्जन फैक्टर की थ्योरी को लिखने में आती, क्योंकि इवन स्टडी मटेरियल के अंदर भी कोई खास एक्सप्लेनेशन अबाउट द कन्वर्जन फैक्टर अनअवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पर हम आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कौन से चैप्टर से पूछा गया था, तो आइए देख लेते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ AB लिमिटेड इज अवेलेबल बिलो। मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन है 20 रुपीज पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल हमको 12 लाख शेयर्स का गिवन है और उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। कंपनी प्लान कर रही है टू इशू राइट शेयर्स, ठीक है ना। और कितना पैसा रेज करना है सर, 60 लाख रुपीस। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि राइट शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर होल्डर को पैसा खर्चा करना पड़ता है और इसी वजह से ये डिफरेंट होता है बोनस शेयर से, ठीक है ना। चलिए सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ राइट इफ द कंपनी इज ऑफरिंग 1 राइट शेयर फॉर एवरी 3, दैट इज यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 1:3। और इसी के बाद जब कंपनी ऑफर कर रही है 2 राइट शेयर्स फॉर एवरी 5, तो यहां पर हो जाएगा 2:5। इसके बाद हमसे यह भी पूछा गया है कि आप इफेक्ट दिखाइए राइट इशू का ऑन द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर एक्स हु इज हैविंग 1500 शेयर्स, ठीक है ना। इस शेयर होल्डर एक्स के पास 1500 शेयर ऑलरेडी हैं। When the company offers 1 right share for every 3, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जा रहा है 1:3। और हमें बताना है शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या इफेक्ट आया है इफ ही इज सब्सक्राइबिंग टू द राइट्स इशू और इफ ही इज ओनली इग्नोरिंग द राइट इशू, ठीक है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो शुरुआत सबसे पहले कर रहे हैं उनको ये अच्छा लगा होगा, उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप भी एक अच्छा मिला होगा, ठीक है ना। आइए सर, सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने राइट शेयर का जो इशू प्राइस है, ठीक है ना, जिस प्राइस पे हम राइट शेयर को इशू कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं ये सिंपली कहता हूं कि 12 लाख शेयर पे 1:3 का रेशियो है, तो हमने कितने शेयर्स इशू करे होंगे राइट्स वाले,
4 लाख, और टोटल पैसा हमने 60 लाख वाला लिया होगा, तो हमारा पैसा की तो हमारी कॉस्ट ऑफ राइट्स इशू कितनी आ जाएगी, 15 रुपीज पर शेयर, ठीक है ना। अब थ्योरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस मतलब 3 नॉर्मल वाले शेयर और 1 राइट्स वाला, ठीक है ना, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या निकलेगी, थ्योरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस तो एवरेज वैल्यू ही है, तो 20 रुपए की वैल्यू थी और 1 रुपए की वैल्यू हमने अभी निकाली 15 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 18.75, तो वैल्यू ऑफ राइट्स क्या आ जाएगी, एक्स राइट्स प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ राइट्स 3.75। यही सेम काम हमें 2:5 वाले के केस में भी करना है, तो मैंने कहा सर यहाँ पर राइट्स इशू प्राइस कितना आ रहा है 12.5, फिर थ्योरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस निकाला दैट इज 17.86, तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी आ रही है 5.36। अब कंपनी ने अगर 1 फॉर एवरी 3 राइट्स इशू शेयर इशू किए हैं, तो यहां पर केस ए में शेयर होल्डर एक्स का ये एक्स है, ठीक है ना, और अगर शेयर होल्डर एक्स सब्सक्राइब कर रहा है राइट्स इशू को, तो उसकी वेल्थ में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने सर यहां पर सबसे पहले बड़ा सिंपल सा काम था, 1500 शेयर हैं उसके पास और आज का जो प्राइस है वो कितना है, मैंने कहा सर 20 रुपए पर शेयर, तो आज की उसकी वेल्थ कितनी है 30,000 रुपए की, ठीक है ना। अच्छा सर उसको कितने शेयर मिले होंगे, तो मैंने सर 1500 पे हर 3 पे 1 मिला तो 500 शेयर मिले, तो अब टोटल शेयर कितने हो जाएंगे 2000। एक्स राइट्स प्राइस क्या है सर, एक्सक्लूडिंग राइट का जो बेनिफिट है उसके बाद का शेयर का दाम कितना था, ये निकाला हुआ है हमने 18.75, तो टोटल वैल्यू ऑफ 2000 शेयर कितनी हो जाएगी सर 37,500। बट सर हमने खर्चा भी तो किया है ना, उन 500 शेयर को खरीदने के लिए मैंने 15 रुपए पर शेयर पैसा दिया होगा कंपनी को, तभी तो वो 60 लाख रुपीस जनरेट कर पाएगी। हाँ सर, तो मैंने कहा सर यहाँ पर 7,500 रुपए मेरे चले भी गए हैं, तो मेरा नेट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना बचा 30,000। तो सर कोई भी चेंज नहीं आएगा शेयर होल्डर की वेल्थ में अगर वो राइट्स शेयर को सब्सक्राइब करता है, बस उसका जो शेयर नंबर ऑफ शेयर है बेस वो बढ़ जाएगा, 1500 से 2000 हो जाएगा। वहीं अगर वो इग्नोर कर देता है इस राइट इशू को, तो 1500 शेयर थे, 20 रुपए का एक शेयर था, तो आज उसकी वैल्यू कितनी थी 30,000, ठीक है ना। अब आफ्टर राइट इशू जो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है वो कितना है 18.75, तो आफ्टर राइट इशू उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 28,125, तो रिडक्शन इन वैल्यू कितना है 1875, ठीक है ना, 1875, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन अपना यहाँ पर हो जाता है खत्म, ठीक है। आइए सर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, सर फंसाने की कोशिश की गई, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हैं इस चैप्टर के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर हमसे एक मिक्सचर ऑफ फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स, सर ये तो क्वेश्चन हमने वैसे भी देखे हुए कि बार बार आईसीआई फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, इसमें ऐसा क्या अलग था, आइए मैं दिखाता हूं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ जापानीज कंपनी इंपोर्ट्स हाईटेक प्रिंटर कैटेजेस फ्रॉम यूएस वर्थ $1 मिलियन, ठीक है ना, तो इंपोर्टर वाला केस है, इसका मतलब है जापानीज कंपनी को डॉलर कहीं से खरीदना पड़ेगा और वो पेमेंट करेंगे। इसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी विशेस टू नो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। अब सर ऑब्वियसली ना जापानीज कंपनी को इस बात का डर है कि डॉलर अगर महंगा हो गया तो येन के बदले मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, येन ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो टू बाय व्हाट $1 मिलियन, ठीक है ना, इसी बात का डर है और इसी रिस्क से अपने आप को हेज करना है। तो कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी निकलेगी ये हमें बतानी है। सर पेमेंट हमें कब करनी है, 3 महीने बाद करनी है। इसके बाद एक्सचेंज रेट जो कोटेड हैं फॉरेक्स मार्केट में वो बता दिए गए हैं हमें, स्पॉट रेट, बिड आस्क, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, 6 मंथ के फॉरवर्ड रेट्स भी हमें दिए हुए हैं। सर ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर पेमेंट तो 3 ही महीने बाद करनी है, ठीक है ना। अब इसमें भी कौन सा, तो मैंने सर ऑब्वियसली हमें ये समझना है कि सर कोटेशन है येन पर डॉलर, येन पर डॉलर, दैट मीन्स डॉलर का रेट है, डॉलर का रेट है, हमें डॉलर को ही खरीदना है। तो जब मैं बाय करूंगा तो जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, जो बैंक है, वो सेल करेगा, सेल हमेशा ज्यादा रेट पे किया जाता है, तो जो यूज होगा रेट वो होगा 145 येन पर डॉलर, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें ऑप्शन मार्केट के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें कॉल एंड पुट अगर स्ट्राइक प्राइस 145.2 है तो उस पर प्रीमियम कॉल का और पुट का प्रीमियम हमें दिया हुआ है। सिमिलरली कॉल एंड पुट अगर एक्सरसाइज प्राइस 146 की होगी तो उस पर कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम हमें दोनों ही बातें यहाँ पर गिवन है। हमसे पूछा क्या गया है, एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी, एक्सपायरी कब है 3 महीने बाद। तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है येन पर डॉलर का वो क्या होने वाला है, मैंने सर 144.9 ऑब्लिक 145.05।
अब सर ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पर भी आस्क रेट ही लेने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं करी, नो हेज वाला केस है, तो हम 3 महीने बाद 145.05 पे ही डॉलर को खरीदेंगे, ठीक है ना, और डॉलर को खरीद के अपनी पेमेंट करेंगे, ठीक है ना, जो कि आज का स्पॉट रेट क्या चल रहा था सर 146.03। तो ये बेनिफिट हो रहा है हमें। इसका मतलब है सर मार्केट में येन स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है ना, येन अब कम खर्चा करना पड़ रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो एक बैक ऑफ द माइंड में इंडिकेशन आएगा, अगर आपके है तो आपको बेनिफिट होगा और आपको समझ में आएगा कि अगर हम कहीं भी पुट ऑप्शन में डील करेंगे जो कि नीचे जाने के तरफ ही कवरेज देता है, उसमें हमें ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। आइए, हमें बोला गया कि सजेस्ट करिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी सीएफओ कंपनी के लिए, जापानीज कंपनी के लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो यहां पर हमें ऑल्टरनेटिव दिया है फॉरवर्ड हेज का, बाय 3 मंथ्स कॉल, सेल 3 मंथ्स पुट एंड बाय कॉल एंड सेल पुट हैविंग एक्स, दैट इज द एक्सरसाइज प्राइस इज व्हाट 146, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैंने कहा था पुट में आपको फायदा होगा, बट पुट में भी जब हम बाय करते तो ज्यादा फायदा होता ना, क्योंकि राइट टू सेल होता है, राइट टू सेल होता है मेरे पास, ठीक है। हाँ सर, चलिए ये बात तो समझ में आ गई सर इसका सोल्यूशन कैसे होगा, आइए फटाफट से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सर फॉरवर्ड हेज तो बड़ा सिंपल है ना। फॉरवर्ड हेज में जो 3 महीने फॉरवर्ड का रेट हमने सेलेक्ट किया था दैट वाज 145 येन पर डॉलर। इसमें इनवॉइस अमाउंट था 1 मिलियन, तो येन फंड्स कितना रिक्वायर होगा टू सेटल द ऑब्लिगेशन 145 मिलियन येन, ठीक है। चलिए 3 महीने का कॉल ऑप्शन अगर मैं बाय करता हूं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए कि सर हम प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन 2.43 मिलियन येन होगा और ये मेरा आउटफ्लो है, ये मेरा आउटफ्लो है। अब सर क्योंकि प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से नीचे चला गया है, कैसे सर, एक्सरसाइज प्राइस था 145.20, सर 3 महीने बाद जो वैल्यू है वो कितनी है 145.05, तो प्राइस नीचे जाने से हमें कॉल ऑप्शन में कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, तो पे ऑफ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो येन फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो कितने हैं सर, 3 महीने बाद मैं कैश मार्केट से, इक्विटी ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट में नहीं, कैश मार्केट से जाऊंगा, बैंक से बोलूंगा कि आप मुझे 145.05 पे 1 मिलियन डॉलर्स दे दीजिए, ठीक है ना। तो नेट आउटफ्लो कितना हो जाएगा 147.48 मिलियन येन। इसके बाद 3 महीने का सेल, 3 महीने का पुट ऑप्शन अगर हम सेल करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस क्या था 145.20, यहां पर गिर रहा है, यहां पर फिर से गिर रहा है, ठीक है ना। तो सर एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी वही रहने वाला है 145.05। अच्छा सर, सेल करने पे एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि सर हमें प्रीमियम रिसीव होता है, ठीक है ना, हम ज्यादा तकलीफ झेलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास तो राइट है, हमारे पास ऑब्लिगेशन है, तो हम झेलते हैं, तो सफर ज्यादा करते हैं, तो प्रीमियम हमें रिसीव होता है। तो यहां पर हमारा जो प्रीमियम है वो इनफ्लो की तरह काम करने वाला है, जिसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे हो जाएगी 2.53 मिलियन येन, ठीक है ना। अच्छा सर, क्योंकि पुट में सेल करते वक्त हम ये कहते हैं कि सर प्राइस नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो हमें जो प्रीमियम मिला वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, बट नीचे जाने से जो पुट बायर है वो अपना राइट टू सेल एक्सरसाइज करेगा, ठीक है ना, और यहां पर हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये पे ऑफ ऑन पुट ऑप्शन हमें देना पड़ेगा और 145.05 के बेसिस पर हमें येन 145.05 मिलियन भी हमारा आउटफ्लो है। तो नेट में देखें तो हमारा जो आउटफ्लो है वो कितना है सर 142.7 मिलियन येन, ठीक है ना। तो अभी तक का लोएस्ट आ रहा है। जो लास्ट ऑप्शन था उसमें क्या था, बाय करना है कॉल एट 146 स्ट्राइक प्राइस और सेम स्ट्राइक प्राइस पे हमें पुट को सेल भी करना है। सर हमें ध्यान रखना चाहिए कि पुट का ऑप्शन प्रीमियम हमें मिलेगा, ये इनफ्लो है, कॉल बाय किया था तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम हम पे करेंगे, तो ये आउटफ्लो है, ठीक है ना। तो ये इनफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो हो गया। सर ऑन द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मैच्योरिटी जो एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस है उसमें कैश मार्केट से जाके हमें 1 मिलियन डॉलर्स खरीदना ही है, तो इतना तो लगेगा ही लगेगा। बट क्योंकि पुट में यहां पर हमने एक्सरसाइज प्राइस का रखा था 146, प्राइस चला कहां गया 145.05, तो यहां पर भी पे ऑफ हमें देना पड़ेगा पुट ऑप्शन में, तो 0.95 मिलियन येन हमें ये देना पड़ेगा। तो नेट में हमारे पास कितना आ जाएगा 144.905 मिलियन येन, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है, मैंने कहा सर ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन था सेल पुट ऑप्शन वाला, इससे भी ज्यादा आ रहा है। तो हमारा बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सेल करना चाहिए हमें पुट ऑप्शन 3 मंथ्स का, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे सिंस द आउटफ्लो इज द लीस्ट अंडर द 3 मंथ पुट ऑप्शन सेलिंग, देयरफॉर द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शुड चूज दिस स्ट्रैटेजी ओनली, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी था ये भी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना।
अब आइए फटाफट से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट के ऊपर। तो ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने यहाँ पर। डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी एंड स्टेट विच 3 बेसिक क्वेश्चंस इट शुड बी एबल टू आंसर। तो कौन से 3 क्वेश्चन ये आंसर करता है? तो एक जनरल इंट्रोडक्शन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का देना था जो हमने यहाँ पे दिया। उसके बाद डायरेक्शन सेटिंग का क्वेश्चन आंसर करता है, ठीक है ना। अट्रैक्टिवनेस टेस्ट करता है, कॉस्ट ऑफ एंट्री टेस्ट, बेटर ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखने हैं, आप कोई भी 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरा का पूरा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है ना। आइए दोस्तों फटाफट से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 4 आइए दिखाइए क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया था कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू एक्वायरिंग कंपनी आर एंड टारगेट कंपनी के लिमिटेड, ठीक है ना। तो आर के लिमिटेड यहाँ पर हमें दिख रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग दिया हुआ है 50%, 60%। इसका मतलब जो फ्री होल्डिंग है वो कितनी है? आर के केस में 50% और के केस में कितना? 40%, ठीक है। चलिए आगे। शेयर कैपिटल हमें दिया हुआ है इन लैक्स, तो 100 लाख, 50 लाख। फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें दिए हुए हैं 400, 250। इसके बाद पेड अप वैल्यू पर शेयर हमें दी हुई है 100 और 100, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं आर लिमिटेड के तो वो है 1 लाख और जो के लिमिटेड है उसके कितने हैं? 5 लाख, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 200 और 64। सर इसका मतलब ये है फ्री फ्लोट का मतलब है कि ये उस 50% आर में और के लिमिटेड में कितना? 40% की वैल्यू है, ठीक है ना। 40% की वैल्यू है। तो मैंने कहा सर 100% की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं? तो 200 डिवाइडेड बाय 50% हो जाएगी 400 लाख, दैट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। और 64 डिवाइडेड बाय 40% यह आ जाएगा 160 लाख, है ना। चलिए ये टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये भी निकाल लिया। अच्छा पी रेशियो हमको गिवन है 20 और 8, 20 और 8 हमको गिवन है। आइए आगे चलते हैं। फॉर डिसाइडिंग द स्वैप रेशियो वेट्स आर असाइंड टू डिफरेंट पैरामीटर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज एज फॉलोज। बुक वैल्यू 20%, ईपीएस 60%, मार्केट प्राइस 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द अबव वेट्स। सर बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। बुक वैल्यू निकाल लेंगे, ईपीएस निकाल सकते हैं और मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं। सर मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? मैं सर 400 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 400 आ जाएगा मेरा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आते ही अगर मैं इसको पी रेशियो से क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं तो ईपीएस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पी रेशियो का फॉर्मूला होता ही क्या है? एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो ईपीएस आया, एमपीएस की वैल्यू हमें पता ही है ना। ये दोनों तो निकल ही गए। ये बुक वैल्यू सर ये निकल जाएगा शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स की वजह से। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है सर। आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है कि बुक वैल्यू पर शेयर, ईपीएस एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आपको निकालना है आर लिमिटेड का आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ के लिमिटेड, अज्यूमिंग पी मल्टीपल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर द बुक वैल्यू। ठीक, ओके सर। रिवाइज्ड प्रमोटर्स होल्डिंग इन आर लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। तो प्रमोटर की होल्डिंग सर नंबर ऑफ शेयर्स जो आर लिमिटेड के लिमिटेड को इशू करेगा उससे चेंज होगी, तो रिवाइज्ड कैलकुलेशन हमें करनी है। और पोस्ट एक्विजिशन फ्री मार्केट कैपिटलाइजेशन उन्होंने पूछा है, फ्री फ्लोट, ठीक है ना। तो प्रमोटर की होल्डिंग हटा के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स बचेंगे उससे मार्केट प्राइस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। तो ये अगेन एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना, एक आसान क्वेश्चन था। आइए शुरू करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले बुक वैल्यू के बेसिस पर हमारी 500 लाख आ रही है। आइए 400 एंड 100, 500, उसके बाद यहां पर आ रहा है 300, दैट इज 250 एंड 50, ठीक है ना। चलिए तो ये आ जाएगा 500 और तो ये नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो बीवीपीएस आ जाएगा कितना? 560। तो इसका स्वैप रेशियो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 500, दैट इज 0.12:1। सिमिलरली ईपीएस निकाला कैसे? सर ईपीएस निकालने के लिए हमने सबसे पहले 200 को 50% से डिवाइड करके 1 लाख से डिवाइड किया, तो ये आ रहा है 400 रुपये पर शेयर। सिमिलरली 64 डिवाइडेड बाय 40% डिवाइडेड बाय 52। अब ये 52 नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ 5 लाख है, ठीक है ना। 5 लाख शेयर्स थे हमारे पास के लिमिटेड में, तो ये आ जाएगा 32 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है ना। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से जो स्वैप रेशियो बनेगा वो 0.08:1 बनेगा। अब सर
ईपीएस कैसे निकलेगा, दैट इज मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय द पी रेशियो 20 एंड 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 20 हमारा ये आ जाएगा क्या, मैंने कहा सर स्वैप रेशियो एज पर द ईपीएस। तो तीनों निकल गए, इनका वेट्स मल्टीप्लाई करना है 0.12 इंटू 20%, 0.2 इंटू 60%, 0.08 इंटू 20%, तो ये आ जाएगा 0.16 इंटू 1। तो 5 लाख शेयर हैं आर लिमिटेड में, तो 5 लाख शेयर हैं के लिमिटेड में, तो के लिमिटेड में 0.16:1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आर लिमिटेड कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी, आर लिमिटेड कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेगी, 80,000 इशू करेगी। अब इसके बाद हमें बीवीपीएस, ईपीएस और एमपीएस निकालना था आफ्टर एक्विजिशन। तो सर 100 लाख तो पहले से थे, ठीक है ना, और 80,000 इंटू 100 तो टोटल कितना हो जाएगा 180 लैक्स। अब सर ये फ्री रिजर्व आ जाएंगे मेरे पास 620 लैक्स के, तो टोटल कितना आ जाएगा 800 को डिवाइड कर देंगे 1.8 से, तो मेरा बीवीपीएस कितना आ जाएगा 444.44, ठीक है ना। अच्छा ईपीएस, तो मैंने कहा सर अर्निंग्स तो मेरी सेम ही थी, सर अर्निंग्स तो मेरी सेम ही रहेंगी, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, तो ईपीएस मैंने पहले ही निकाला था 20 और 4, है ना। आइए चेक कर लेते हैं, ये देखिए 20 और 4, ठीक है ना, तो ये रहने वाला है। हमें सर समझ में आना चाहिए कि 4 रुपये की अर्निंग है पर शेयर, तो 5 लाख शेयर हैं, इसी तरह 1 लाख शेयर हैं जिसपे 20 रुपये की अर्निंग है, तो टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 1.8, तो मेरा ईपीएस आ जाएगा फिर से आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा, तो सर ईपीएस हमने निकाला ही है इंटू पी रेशियो, और पी रेशियो उन्होंने बताया था कि वो सेम ही रहने वाला है, तो बीवीपीएस और मार्केट प्राइस दोनों सेम आ जाएगा, दैट इज 444.44, ठीक है ना, पर शेयर। इसके बाद रिवाइज प्रमोटर होल्डिंग कैसे निकालूंगा, सर ऑब्वियसली बड़ा ही सिंपल है, 1 लाख में 50% थे ये, और जो के लिमिटेड में थे, ठीक है ना, तो ये के लिमिटेड है, सॉरी यहाँ पर के लिमिटेड होना चाहिए, के लिमिटेड में सर 60% है, बट अब के लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं 80,000, तो 80,000 शेयर्स इंटू 60% यह आ जाएगा 0.48 लैक्स, ठीक है ना, 0.48 लैक्स, ठीक है। अब तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे प्रमोटर होल्डिंग के 0.98 लाख शेयर्स, कितने में से 1.8 लाख में से, तो 1.8 लाख में से परसेंटेज निकालना हो तो कैसे करेंगे 0.98 डिवाइडेड बाय 1.8 लाख इंटू 100, तो ये सर रिवाइज प्रमोटर होल्डिंग आ जाएगी 54.44। अब मैंने सर फ्री फ्लोट मार्केट निकालना है, तो बड़ा ही सिंपल है सर, 1.8 लाख में से 0.98 लाख माइनस कर दीजिए, और जो एमपीएस हमने निकाला था 444.44 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या निकल कर आ रहा है 364.44 लैक्स, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी अपना हो जाता है खत्म, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। सर आगे कौन सा क्वेश्चन है सर 4 का बी पार्ट, और ये सर अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर आईसीआई ने, ठीक है ना, जहां पर कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है और कोटेड प्राइस से सिर्फ क्या निकालना होता है सर डिफरेंस निकालना होता है प्रॉफिट और लॉस, और जहां पर भी प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा उसी डिलीवरेबल बॉन्ड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि सर आपको करना क्या है, इन मार्च 2022 एसएमटी बैंक सोल्ड 7% इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अंडरलाइंग नोशनल 7.5% कूपन बॉन्ड्स। The exchange provides the details of eligible securities that can be delivered. अब इन्हीं सबको तो कहा जाता है डिलीवरेबल बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की दुनिया में, ठीक है। अच्छा तो ये कोटेड प्राइस दिया हुआ है और ये कन्वर्जन फैक्टर भी दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि रिकमेंड द चीपेस्ट टू डिलीवर सिक्योरिटी दैट शुड बी डिलीवर्ड बाय एसएमटी बैंक ए फ्यूचर सेटलमेंट प्राइसेस 10,000 रुपये। तो सर हुआ ये होगा कि सर एक एसएमटी बैंक है जिसने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया होगा और तय हो चुका है जिस रेट पे सेटलमेंट होना है, तो 10,000 रुपये पे सेटलमेंट होना है, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं, ठीक। अब जो सिक्योरिटी मुझे कैश सेटलमेंट के दौरान डिलीवर करनी है मैं उसका चयन कैसे करूं, तो जहां पर भी मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा वही मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो एक्सचेंज ये कहता है कि अगर आप 7.5% जो कि अंडरलाइंग नोशनल बॉन्ड कौन सा था 7.5% का कूपन बॉन्ड, अगर आप उसकी जगह उस व्यक्ति को 6.55 वाला बॉन्ड दे देते हैं और उस जिसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 9264, तो आप गलती कर रहे हैं, आप अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने खरीदा 9264 का, ठीक है ना, और उससे ले कितने लिए 10,000,
तो ये गलत है, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने उसको बोला है कि 7.5% का बॉन्ड है और अगर आप उसको दे रहे हैं 6.55, तो आपके सेटलमेंट की वैल्यू भी प्रोपोर्शनेटली चेंज होनी चाहिए, और वो कितनी हो जाएगी, 0.9060 इंटू 10,000 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा सोल्यूशन भी बेस्ड है। आइए चलते हैं आगे, सोल्यूशन देखते हैं। तो द एसएमडी बैंक शैल चूज cheapest to deliver bonds from the basket of deliverable bonds, which gives maximum profit on the settlement. Profit equals to future settlement price, that is 10,000, into conversion factor each deliverable bond का given है, minus the quoted spot price, ये भी हमको given है, ये भी हमको given है। तो सर एक छोटी सा टेबल बनाना है। आइए, तो सर हमने सबसे पहले ध्यान से कॉपी कर लिया है सारी सिक्योरिटीज का नाम, फिर यहाँ पर फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस लिखा जो कि ऑब्वियसली सब में सेम आने वाला है, फिर 2 into 3 कन्वर्जन फैक्टर करके हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा ली, ठीक है ना। एडजस्टेड वैल्यू, एडजस्टेड सेटलमेंट प्राइस भी बोल सकता हूं इस कॉलम का हेडिंग। अब जो कोटेड प्राइस है उससे कंपेयर किया तो मैंने देखा कि मुझे इस सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसी सिक्योरिटी को डिलीवर करूंगा, ठीक है ना। सिंस द मैक्सिमम प्रॉफिट टू एसएमडी बैंक इन द केस ऑफ 6.8, ठीक है ना, GOI, ठीक है ना, ये 901 नहीं है, GOI है, ठीक है ना, ये हर जगह 901 नहीं है, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020-29 वाला बॉन्ड ही हम ऑप्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए आगे चलते हैं फटाफट से और देखते हैं सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे कौन सा थ्योरी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सर आप लिस्ट आउट करिए कोई 4 मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, व्हाट आर द पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द करेंसी रिस्क, ठीक है ना। तो सर ये रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ और फॉरेक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, तो आइए फटाफट से देखते हैं सर इसका सोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा। द आइडेंटिफिकेशन and management of financial risk involve various methods. When it comes to currency risk, specific parameters are considered. तो यहाँ पर 4 जनरल मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन सा। तो मेथड्स हैं ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, दैट इज रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिडक्शन, रिस्क ट्रांसफर एंड रिस्क एक्सेप्टेंस। क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा गया था व्हाट आर द मेथड्स, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट हमसे ये पूछा गया था कि पैरामीटर्स बताइए करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसको एक्सप्लेन करना हमें पड़ेगा। तो ये सबसे पहले कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक्सपोजर एनालिसिस, तो सर हमारा एक्सपोजर कितना है, व्हाट इज द अमाउंट दैट इज एट रिस्क, ठीक है ना, हम कितना पैसा लूज कर सकते हैं, चाहे हम इंपोर्टर हों चाहे हम एक्सपोर्टर हों, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन रिस्क, सर करेंसी के रेट में चेंज होने के कारण हमें कितने का नुकसान होगा, सर ये तो हमने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसका थ्योरी भी हमने समझा हुआ था। ट्रांसलेशन एक्सपोजर, सर जब हम बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को ईयर एंड पे करंट रेट के बेसिस पर, करंट एक्सचेंज रेट के बेसिस पर जब हम रीवैल्यू करते हैं तो उसमें चेंज आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में, लायबिलिटीज हो सकता है बढ़ जाए तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है, और एसेट्स की वैल्यू घट सकती है, ये भी हमारे लिए दिक्कत की बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इकोनॉमिक एक्सपोजर, सर रेट में चेंज होने की वजह से, करेंसी के एक्सचेंज रेट में चेंज होने की वजह से अगर मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, इफेक्ट होती है, मेरे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्सपोजर बन जाता है मेरे लिए, ठीक है ना। मेरे ऑपरेशंस पे एक क्वेश्चन उठ जाता है कि सर इसको सेल कर पा रहे हैं या जितना हम टारगेट रेवेन्यू पहले था उतना हम रिकवर कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्सपोजर है ड्यू टू द करेंसी फ्लक्चुएशंस ओनली, ठीक है ना। चलिए सर कंट्री रिस्क, सर ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है ना, इवैल्यूएट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज वेयर द कंपनी ऑपरेट्स। ऑब्वियसली सर जितना स्टेबल गवर्नमेंट, जितना स्टेबल होगा कंट्री, उतना ही स्टेबल होने वाला है उस कंट्री का करेंसी, ठीक है ना। तो अगर हमने किसी ऐसी कंट्री के करेंसी में डील कर रहे हैं जहां पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर जो वेरिएशन आएगा वो भी बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है पूरा। आइए चलते हैं आगे, से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, ठीक है ना। सर ये क्वेश्चन किस चैप्टर से डील कर रहा है, मैंने कहा सर ये फॉरेक्स के चैप्टर से डील कर रहा है, और यहाँ पर जो टॉपिक टेस्ट हो रहा है वो है कैंसिलेशन, एक्सटेंशन एंड डिलीवरी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों टॉपिक यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। तो आइए चलिए फटाफट से शुरू करते हैं रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन इम्पोर्ट कस्टमर
booked a forward contract with the bank on 10th April for USD 20,000 on 10th June at 49.40. ठीक है ना. The bank covered its position in the market at 49.28. ठीक है ना. सर इसका रेलेवेंस क्या हुआ, तो हमें ये समझना होगा कि बैंक बीच में है, इसने कस्टमर के साथ, ठीक है ना, क्या किया होगा. तो सर कस्टमर है इंपोर्टर, तो इंपोर्टर हमेशा फॉरेन करेंसी बाय करता है, तो इसका फॉरवर्ड बाय, तो इनका फॉरवर्ड सेल. ठीक है ना. सर कौन सी तारीख के लिए, आज 10 अप्रैल है, बट इन्होंने करा है फॉरवर्ड जून के लिए, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का ये है पीरियड, 3 मंथ्स का पीरियड है. फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो बैंक है उसने इंटरबैंक मार्केट में अपने इस फॉरवर्ड सेल के कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया होगा, तो यहां पर इन्होंने किया होगा इनके साथ फॉरवर्ड बाय, और इंटरबैंक मार्केट ने किया होगा फॉरवर्ड सेल, है कि नहीं. हाँ सर, ठीक है ना. तो ये दोनों किस किस रेट पे हुए हैं, तो आइए चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन कह रहा है कि सर 49.40 ये वाला, और ये है 49.28. ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं. 49.28, हाँ ठीक है ना. अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि सर यहाँ पर बैंक को सर बाय और सेल में फायदा हुआ, ठीक है ना, बाय और सेल में फायदा हो गया. अब सर जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है मेन, वो कितना है, $20,000. ठीक है ना, $20,000. अब $20,000 पे इनको ये फायदा होगा. अब क्या हुआ, आइए आगे चलते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि द एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर इन द इंटरबैंक मार्केट ऑन 10th जून एंड 20th जून वर एज फॉलोज. तो ये बैंक के कोटेशंस नहीं है, हमें ध्यान देना है कि सर ये इंटरबैंक के रेट्स हैं 10 जून को और 20 जून को. तो ये सारी बातें दी हुई हैं, एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है, इसका मतलब बाय करते वक्त और सेल करते वक्त इस मार्जिन को एडजस्ट हमें करना बहुत ज़रूरी है. इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स है 12%. सर कैलकुलेट हाउ द बैंक विल रिएक्ट इफ द कस्टमर रिक्वायर्स ऑन 20th जून. अरे बाप रे, सर क्या हुआ, 10 जून भी पास हो गई. हम यहाँ पे टाइमलाइन बनाते हैं. ये 10 जून थी, यहाँ पर इस कस्टमर को आना चाहिए था और अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहिए था, तो जो बैंक को फायदा होता वो मिल जाता. प्रॉब्लम क्या हुई, ये यहाँ नहीं आया और ये 20 जून को आया, और 20 जून को आके क्या कह रहा है कि सर आप हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दीजिए. ठीक है ना, क्या कर दीजिए, आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए. कैंसिल करने के बाद वो रुका नहीं है. सर दूसरा केस ये है कि सर एग्जीक्यूट कर दीजिए. तीसरा केस क्या है, एक्सटेंड कर दीजिए. ठीक है ना, तो एक्सटेंशन, डिलीवरी और कैंसिलेशन, तीनों चीज़ों यहाँ पे कवर्ड है. ठीक है. अब कैंसिलेशन में हमें क्या क्या निकालना है, सर ये एक रिपीटेड सम है कि जिसमें एक्सचेंज डिफरेंस, स्वैप लॉस, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स और कैंसिलेशन चार्जेस, ये सारी बातें हमें टोटल बतानी है. ठीक है ना. हम जानते हैं कैंसिलेशन चार्जेस इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द अबव 3. ठीक है ना, दैट इज एक्सचेंज डिफरेंस, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पर हमको अपने सोल्यूशन में चलना है. फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5A के सोल्यूशन में आना है. और यहाँ हम देख सकते हैं कि सर हमने सबसे पहले किया क्या है. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है ना, उसको कैंसिल करना पड़ेगा स्पॉट पे. तो हमने कैंसिल कर दिया है स्पॉट रेट पे. ठीक है ना, तो बाइंग रेट कितना बन जाएगा, 48.68. इसमें से ऑब्वियसली एक्सचेंज मार्जिन हम कम करेंगे. ठीक है ना, तो ये आ गया 48.6313. तो जो राउंडेड ऑफ रेट आएगा वो कितना आएगा, 48.6325. ठीक है ना, ये हमारा बाइंग रेट हो जाएगा. तो हम सेल कर रहे थे 49.40 पे, बाय करेंगे 48.6325 पे. तो जो ये प्रॉफिट है, ये रिवाइज्ड प्रॉफिट है. ठीक है ना, ये मेरा रिवाइज्ड प्रॉफिट है. तो जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो ऑब्वियसली मैं रिकवर करूंगा. ठीक है ना, तो 0.77 पर डॉलर का हो रहा है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था $20,000 का. ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 इंटू 0.77, यह आ जाएगा 15,400. ये हमें रिकवर करना है कस्टमर से. इसके बाद सर जो इंटरबैंक से हमने अपने आप को कवर किया था उसमें भी दिक्कत आ जाएगी, उसको कैंसलेशन करना पड़ेगा. तो 10 जून को बैंक ने एक स्वैप स्पॉट किया होगा, क्योंकि सर वो उस दिन तो नहीं आया, वो यहाँ पर नहीं आया था ना, यहाँ पर नहीं आया था. बट ये वाले तो बोलेंगे ना, मेरा फॉरवर्ड सेल की बात हो रखी है आपसे, मेरे फॉरवर्ड सेल की आपसे बात हो रखी है, बताओ क्या करना है. ठीक है ना, तो यहाँ पर उसको स्वैप करना पड़ा होगा, तो स्पॉट में बाय करके एक फॉरवर्ड परचेज उसको करना पड़ा होगा, बैंक को यहाँ पर करना पड़ा होगा. ठीक है ना, तो आइए हम सोल्यूशन की तरफ चलें. तो हमने क्या कहा,
स्वैप स्पॉट सेल किया और फॉरवर्ड परचेज किया, ठीक है ना। तो बैंक बाय किया होगा 48.95 पे 10 जून पे और सेल किया होगा 48.80 पे, तो ये स्वैप लॉस हो गया। इंटर बैंक में स्वैप करने की वजह से ये स्वैप लॉस हो जाएगा 0.15 पर डॉलर, ठीक है। अच्छा, 0.15 पर डॉलर का लॉस है, तो ये भी लॉस कहाँ से रिकवर करेगा बैंक? सर कस्टमर से ही। तो 20,000 के ऊपर 3,000 रुपये का ये रिकवरी और हो जाएगी, तो 15,400 ऑलरेडी है, 3,000 ये और हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, तो बैंक ने बाय एक्चुअली में कितने पे किया था? 49.28 पे, देखिए ये रहा रेट। इसके बाद हमने सेल फाइनली कितने पे किया? 48.80 पे, ये देखिए ये वाला, ये है ना, ठीक है ना। तो हमारे को कितना फंड अपनी जेब से पे करना पड़ा होगा, ठीक है ना। सर सेल हम ज्यादा पे कर रहे हैं कि कम पे कर रहे हैं? मैंने कहा सर हम कम पे कर रहे हैं, ये नुकसान है मुझे, और जो नुकसान मैंने तुम्हारी वजह से, आपकी वजह से, कस्टमर की वजह से किया बियर, तो ये इस पैसे पे मुझे इंटरेस्ट जमा करना पड़ा होगा, क्योंकि सर हर 1 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है फाइनेंस के अंदर, ये हम जानते ही हैं, ठीक है ना। तो 360 के बेसिस पर 32 रुपीज़ का हमारा ये भी इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स आ जाएगा। तो कैंसलेशन चार्ज इन तीनों का टोटल आ जाएगा, दैट इज 18,432, ठीक है ना। चलिए सर एग्जीक्यूशन के केस में तो कैंसलेशन जो चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा, बट जो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्पॉट वाले दिन पे करेंगे, ठीक है ना, स्पॉट वाले दिन पे करेंगे। तो सर आज तारीख कौन सी थी? 20 जून को आया था ना कस्टमर? हाँ सर, तो एक बार क्वेश्चन में चल के सर रेट दिखा दो। तो ये रहा, देखिए 20 जून का स्पॉट रेट 48.72, ठीक है ना। तो ये आ गया 48.72। यहाँ पर एक्सचेंज मार्जिन ऐड करते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है जब भी सेल करता है बैंक तो हमेशा एक्सचेंज मार्जिन लगाकर ही देता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 48.7687, तो हमने इसका राउंड ऑफ कर दिया 48.7675, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कैंसिलेशन चार्जेस तो लगेंगे, पर एक्सटेंशन करने का मतलब है कब तक करना है हमने? तो सर क्वेश्चन में हमें पढ़ना पड़ेगा एक्सटेंशन कब तक का है, तो सर 10 अगस्त का बोला है। तो अगस्त के लिए हमारा जो 20 जून को रेट लगेगा, ठीक है ना, वो इनमें से कोई एक लगेगा। कौन सा लगेगा सर? ये देख लेते हैं, 49.25, ठीक है ना, ये रहा 49.25, और इसमें हमने एक्सचेंज मार्जिन ऐड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 49.2992 पर डॉलर, ठीक है ना। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, रेपिटेटिव सम था, ठीक है ना। हो सकता है बच्चों को कैंसलेशन के वाले कॉन्सेप्ट में डाउट हो, दिक्कत हो, तो वो दिक्कत वहां पर आई होगी, बट वैसे कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करके नहीं दिया था, ठीक है ना। सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं एग्जामिनेशन के अंदर जो थोड़ा ट्रिकी बना दिए हैं, जैसे कि वो बायनॉमियल और हमारा रिस्क न्यूट्रल वाला मेथड वाला एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए सर आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5B की तरफ। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, आइए इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन 2 स्टॉक अगेंस्ट BSE and Sensex returns are given in the following table under 2 scenarios, bullish and bearish। बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जाने की संभावना जब होती है, और बियरिश मतलब मार्केट नीचे जाने की संभावना जब होती है, ठीक है ना। चलिए सर BSE सेंसेक्स में 25% का रेट है, और यहाँ पर कितना मार्केट का रिटर्न? -5%। स्टॉक आर का रिटर्न है 32% जब बुलिश होगा मार्केट, ठीक है ना। दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, और यहाँ पर भी पॉजिटिवली कोरिलेशन हमें दिख रहा है, क्योंकि सर जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो स्टॉक का रिटर्न भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब आगे चलते हैं सर, स्टॉक जेड जो है सर यहाँ पर थोड़ा कम कोरिलेशन है, क्योंकि सर 25% से मार्केट बढ़ रहा है, बट ये कितने से बढ़ रहा है? सिर्फ 18% से, ठीक है ना। तो ये 18% का रिटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पर हमने अपनी सारी डेटा को रीड कर लिया है। अब चलते हैं कि रिक्वायरमेंट की तरफ। सबसे पहले इन्होंने पूछा कि आप निकाल के बताइए बीटा ऑफ स्टॉक आर एंड जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एंड मार्केट को डिवाइड कर देंगे किससे? वेरियंस ऑफ द मार्केट से, ठीक है ना। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा अपना, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। हम जानते हैं यहाँ पर एक्स मार्केट होता है, एंड देन द वेरियंस ऑफ एक्स, देन द वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है ना। चलिए सर इसके बाद expected return on each stock if the likelihood of the market achieving scenario 1 is thrice the likelihood of market achieving scenario 2। that means जो weight हमको दिया गया है वो क्या दिया हुआ है? 3:1, 3:1, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमें पूछा गया है कि द SML बताना है अगर RF है 8% और likelihood of the market returning of the market return achieving the bullish base return of 25% is thrice that of
अचीविंग 5%। ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम वेट्स हैं 3:1, तो यहाँ पर आपको SML इक्वेशन बतानी है। तो तीनों ही पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, अभी तक कोई भी इशू नहीं आया होगा। इसके बाद अल्फा निकालना है, और अल्फा तो हम जानते ही हैं सर, जेनसन अल्फा का फॉर्मूला ER माइनस व्हाट रिटर्न एज पर जो हमने SML अपने पार्ट नंबर 3 में ही निकाला होगा। ठीक है ना, शार्प इंडेक्स मॉडल के बेसिस पर अल्फा निकालना है। ठीक है, तो ये चारों बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स थी। आइए फटाफट से अपने सोल्यूशन को डिस्कस करना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सर ये रहा हमारा छोटा सा क्वेश्चन 8 नंबर के लिए। ठीक है ना, तो ये मुफ्त का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं अपने को लगेगी नहीं। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट। तो सर 25% का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फर्स्ट केस में हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बताई है, तो हम अज्यूमिंग की सर इक्वल प्रोबेबिलिटीज है होने की, और -5% होने की भी इक्वल, तो 10% ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट। कौन से स्टॉक का, सर ये स्टॉक है Z, सर ये तो मार्केट ही है, सॉरी मार्केट है, मार्केट का ही डेटा दिया हुआ है 25 और -5। ठीक है ना, इसके बाद सर स्टॉक R के केस में 14% आ रहा है, और स्टॉक Z के केस में 7.5% आ रहा है। ठीक है ना, अब कोवेरियंस कैसे निकलेगा, तो देखिए हमने क्या किया, मैंने कहा सर जो हमारा स्टॉक R का बुलिश का रिटर्न था उसको माइनस किया है हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न से, इनटू जो मार्केट का रिटर्न था बुलिश के केस में उसको माइनस किया है हमने सर एक्सपेक्टेड रिटर्न से। फिर यहाँ पर बियरिश सिचुएशन में जो स्टॉक R का रिटर्न था उसको माइनस किया एक्सपेक्टेड रिटर्न से, और मार्केट के बियरिश रिटर्न को माइनस किया है उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न से, और उसको ले लिया है एवरेज, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है कितना, 270। ठीक है ना। अच्छा, कोवेरियंस ऑफ स्टॉक Z कैसे निकलेगा, मैंने सर कोवेरियंस निकलेगा उसका बुलिश का रिटर्न माइनस द एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू बुलिश मार्केट रिटर्न माइनस द एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर बियरिश रिटर्न ऑन द स्टॉक Z माइनस द एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड बियरिश मार्केट रिटर्न माइनस द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा 157.50। अब कोवेरियंस निकल चुका है, तो सर सिर्फ वेरियंस ऑफ द मार्केट चाहिए। तो वेरियंस ऑफ द मार्केट कैसे निकलेगा, सर 25 - 10 का स्क्वायर इंटू -5 - 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 225 आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर बीटा ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय द वेरियंस ऑफ द मार्केट एंड कोवेरियंस डिवाइडेड बाय द वेरियंस ऑफ द मार्केट, तो दैट इज 1.2 एंड 0.7। ठीक है ना, तो कोवेरियंस हमारा यहाँ पर निकल चुका है। इसके बाद हमसे पूछा गया था कि आप बताइए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक R, जहां पर पॉसिबिलिटी होने की संभावना क्या है 3:1। ठीक है ना, तो हमने स्टॉक R का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया, फिर हमने स्टॉक Z का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया। ठीक है ना, और यहां पर हमने ये कहा कि सर कैसे निकाला ये हमने, तो मैंने कहा सर सब बड़ा ही सिंपल था ये, यहां पर 32% होने की संभावना थी 3/4। सिमिलरली -4 होने की संभावना कितनी थी, 1/4। तो यहां पर हमने इसको कैलकुलेट करके 23% निकाला, और सिमिलरली 18%, दैट इज बुलिश केस में 18% का रिटर्न आएगा स्टॉक Z से, उसके होने की संभावना कितनी है 3:4, और सिमिलरली डिवाइडेड बाय सिमिलरली एडिंग द बियरिश रिटर्न दैट इज -3% इंटू 1/4। ठीक है ना, तो ये आ रहा है 12.75। अब SML की इक्वेशन हम जानते हैं RF प्लस बीटा इंटू ERM माइनस RF। ठीक है ना, तो ये भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। सर ER क्या है, मैंने कहा सर ER बड़ा सिंपल है सर, जो हमने निकाला है वही हमें यहाँ पर आ रहा है, दैट इज कितना 17.5। ठीक है ना, 17.5। अब मैंने कहा सर बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करना है अपने को, स्टॉक R का कितना आ रहा है 19.4, और स्टॉक Z का कितना आ रहा है 14.65। अब मैंने सर ये हमारा SML आ जाएगा किसका, मैंने कहा सर मार्केट का, पहले मार्केट का किया, फिर स्टॉक R का किया, फिर स्टॉक Z का किया। ठीक है ना, इसके बाद अल्फा ER माइनस SML, तो हमने ER निकाला हुआ है 23%, देखिए ये रहा, और 12.75 ये रहा, तो 23 एंड 12.75, और SML तो अभी हमने निकाला है 19.4 एंड 14.65। ठीक है ना, तो यहाँ पर अल्फा आ रहा है ये 3.6, और ये आ रहा है -1.9%। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर अपना ये सारा काम अपना हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो यही थी हमारी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की। अल्फा के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है ना, और मुफ्त के 8 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो C पार्ट है, ये बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसमें इन्होंने एक कंपनी के बारे में डेटा बताया है। निया हेल्थ केयर इज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न engaged in the manufacture and development of pharmaceutical products since last 5 years.
और in order to scale up the business operation and increase the present turnover, which is hovering around 500 million, the proprietor decides to convert its business which is existing into a private limited कंपनी। अब सर यहीं पे हमारी सारी दिक्कत खड़ी होती है कि सर प्राइवेट लिमिटेड तो कंपनी है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये तो अभी सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक, अब इन्होंने बोला ही ऑल्सो वांट्स टू गेट एक्सेस टू द वेरियस टैक्स बेनिफिट्स, इजियर कंप्लायंसेस अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एंड गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप कंपनी। ठीक है ना, तो advise करिए whether the Nia Healthcare can be recognized as a startup company in the view of the criteria considering eligible for the startup recognition initiated by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सर 3 छोटी छोटी कंडीशंस हैं, आइए फटाफट से कंडीशंस देख लेते हैं। सो एज पर स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी एज पर GSR नोटिफिकेशन 127E डेटेड 19 नवंबर 2019, एक कंपनी को स्टार्टअप सिर्फ तब घोषित किया जाएगा जब अप टू अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ही कहां से हुआ है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हुआ है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। फिर रजिस्टर्ड और एज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 59 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, और LLP बनाए हैं अंडर द LLP एक्ट 2008 इन इंडिया। ठीक है ना, तो इंडिया में होनी चाहिए और जन्म ही कैसा होना चाहिए, या तो पार्टनरशिप में, या तो LLP में, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो तीनों ही केसेस में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने पहले सोल प्रोप्राइटर में अपना काम शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, मैंने कहा सर अब हम सोच रहे हैं क्योंकि काम बढ़ चुका है तो हम इसका एक कंपनी बना लें। ठीक है ना, टर्नओवर ऑफ द एंटिटी of any financial year since the incorporation has not exceeded 100 crore rupees। ठीक है ना, अब सर सिंपल सी बात है, 100 crores will be 100,000,000,000 और हमें कितना दिया हुआ है, जो इनका एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमें दिया हुआ है 500 मिलियन। तो आइए यहाँ लिखते हैं 500 मिलियन। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए सर? तो मैंने सर ये हो जाएगा 8 zeros और ये अपना क्या है, मैंने कहा सर ये हो जाएगा कितना मिलियन, 1000 मिलियन। ठीक है ना, तो ये है 500 मिलियन, ये है 1000 मिलियन, 1000 मिलियन। ठीक है ना, अब ये 1000 मिलियन ऑब्वियसली ये इससे कम है तो एक्सीड नहीं किया है, तो मैंने कहा सर बिल्कुल ये कर सकते हैं अपने आप को अप्लाई, बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि ये LLP नहीं है, ये पार्टनरशिप भी नहीं है, ये कंपनी भी नहीं है। ठीक है ना, अच्छा सर थर्ड कंडीशन है कि जो एंटिटी है इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज इफ इट इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल विथ अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयर जनरेट्स वेल्थ क्रिएशन। ठीक है ना, तो ये सब अगर ऐसा है तो ही हम क्या करेंगे, मैंने कहा सर अपने किसी भी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी घोषित करेंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर की तरफ शुरू करके अब हम कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं, तो सर यहाँ पर स्टार्टअप का रिकॉग्निशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आइए आगे चलते हैं। सर यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का C पार्ट है ये भी हो जाता है खत्म। ठीक है ना, तो 5 का C पार्ट है ये। तो मैंने कहा सर 6th क्वेश्चन कौन सा है अपना, आइए फटाफट से देखते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों 6th क्वेश्चन, आइए इसको पढ़ते हैं। 6th का पार्ट नंबर A। ठीक है ना, तो हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 3 कंपनीज दैट आर आइडेंटिकल इन साइज, एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस एक्सेप्ट फॉर देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड है कितना, 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। डेट एसेट रेशियो है कितना, मैं से 0.75, 0.6, 0.25। इसके बाद यहाँ पे शेयर आउटस्टैंडिंग बताया है 8960, 13300 एंड 30100। इसके बाद हमें प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बताया है 12%, 10% एंड 14%। इसके बाद हमें EBIT बताया है, तीनों की 2.5 लाख रुपए है। उसके बाद बीटा वैल्यूज भी हमें बता दी गई हैं। ठीक है ना, अब आइए फटाफट से देखते हैं कि सर हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे। सर यहाँ पे हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि अगर टैक्स रेट यूनिफॉर्म है 30% फॉर ऑल द 3 कंपनीज और RF रेट है अगर 6% और मार्केट रिस्क प्रीमियम है कितना 16%, तो आप बताइए कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होने वाला है। ठीक है ना, अब सर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था दोस्तों,
हमें तीनों कंपनीज का जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो दिया हुआ है और इसमें कितना परसेंट डेट है ये भी हमें दिया हुआ है। तो वेट्स हमें पता चल गए। अगर डेट का वेट 1 रुपए के कैपिटल में 0.75 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर 0.25 हो जाएगा हमारा वेट ऑफ इक्विटी। अच्छा सर, इसके बाद हमें प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट तो दिया ही हुआ है। हाँ सर, टैक्स रेट हमें दिया ही हुआ है। हाँ जी सर। इसके बाद हमें CAPM से रिटर्न ऑन इक्विटी RE निकालने के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जहां पर हमें बीटा दिया हुआ है, RF दिया हुआ है और RM माइनस RF दिया हुआ है, दैट इज 16%। ठीक है ना। अगर आपने इसको RM ले लिया तो यहां पर सारी गलती हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत साफ शब्दों में लिखा है मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम यहां पे बात लिखी गई है। ठीक है ना। आइए सर, यहां पर हम अपना पहला पार्ट तो बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद हमें EVA पूछा गया है। ठीक है ना, दैट इज NOPAT माइनस द कैपिटल चार्ज। ठीक है ना। उसके बाद बेस्ड ऑन EVA बताइए कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट रहेगी, उसके लिए रीजंस भी दीजिए। और ये भी बताया गया कि इंडस्ट्री का PE रेशियो अगर 12 टाइम्स है, एस्टिमेट द मार्केट प्राइस एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर ईच ऑफ द कंपनीज। दोस्तों, मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें EBIT दिया ही हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का वैल्यू हम पता लगा ही लेंगे यूजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड एंड डेट एसेट रेशियो। फिर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%। टैक्स माइनस करके जो हमारे पास EAT आएगा, दैट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास EPS आ जाएगा। और PE रेशियो 12 दिया ही हुआ है तो हमारे को सर MPS मिल जाएगा। MPS मिलने के बाद उसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये छठा क्वेश्चन का पार्ट A बहुत ही ज्यादा आसान था। आइए फटाफट से सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। आइए फटाफट से शुरू करते हैं सोल्यूशन में हमारा पार्ट A ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सबसे पहले WACC निकालना है और उसके लिए हमने CAPM मॉडल का इस्तेमाल किया। ठीक है। RM माइनस RF दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम हमें 16 गिवन है, बीटा हम प्लेस कर ही लेंगे और RF हमको गिवन है, तो ये आ जाएगा 26। A कंपनी का WACC के आंसर निकलेगा सर वेट ऑफ डेट इनटू पोस्ट टैक्स KD प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है ना। तो इस तरह हम तीनों कंपनी का निकालेंगे और तीनों कंपनी का निकालने के बाद हमसे क्या पूछा गया था? मैं सर क्वेश्चन में हमसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज WACC निकालने के बाद हमसे पूछा गया था EVA ऑफ ईच कंपनी। अब EVA का फॉर्मूला क्या होता है? मैं सर EVA का फॉर्मूला होता है NOPAT माइनस कैपिटल चार्ज। ठीक है ना, NOPAT माइनस कैपिटल चार्ज। ठीक है ना। तो आइए, मैंने कहा सर सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला को लिखने के बाद हम लोग ने इसको एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई NOPAT निकलेगा कैसे, EBIT इंटू 1 - T, और इसमें से कैपिटल चार्ज को अगर हटाना है तो जितना भी मैंने इन्वेस्टेड कैपिटल है, ये मेरा MV नहीं है, इन्वेस्टेड कैपिटल है, उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है अपना WACC। और ये हमने अपने पार्ट नंबर 1 दैट इज 6A के पार्ट नंबर 1 में हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया हुआ है। तो सर कंपनी A का जो 12.8% आ रहा था, ठीक है ना, जो 12.8% आ रहा था वो हमने कर दिया किससे मल्टीप्लाई? मैंने कहा सर टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। अब ये तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है, तीनों कंपनी का सेम है। ठीक है ना, तीनों कंपनी का सेम है, 10-10 लाख रुपए। ठीक है। चलिए, तो पहला जो हमारा कंपनी A का आ रहा है, ठीक है ना, EVA दैट इज 47,000। फिर कंपनी B का सेम काम करेंगे हम लोग, EBIT तो तीनों कंपनी का सेम ही था और जो टैक्स रेट है दोस्तों वो भी तीनों कंपनी का क्या था, सेम ही था। तो NOPAT तो तीनों कंपनी का सेम ही आएगा, बस फर्क क्या होगा? मैंने कहा सर अकॉर्डिंग टू द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमने यहाँ पे ये निकाला 1,30,000। ठीक है ना। उसके बाद हमने कंपनी C का भी निकाला, सिर्फ 500 आ रहा है। ठीक है ना, सिर्फ 500 आ रहा है। अब मैंने कहा सर यहाँ पर हमसे ये भी पूछा गया था कि कौन सी कंपनी का EVA सबसे ज्यादा बेहतर है और उसकी वजह बताइए। तो कंपनी A का जो EVA आ रहा था वो कितना आ रहा था, 47,000, तो ये सबसे हाईएस्ट आ रहा है। तो हमने क्या लिखा, सिंस EVA ऑफ कंपनी A इज द हाईएस्ट, दस कंपनी B, सॉरी A होना चाहिए यहाँ पे, A वुड बी कंसिडर टू बी द बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कंपनी A का जो WACC है दैट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो सबसे लीस्ट है और देयरफॉर उसका EVA जो है वो सबसे हाईएस्ट आ रहा है। ठीक है ना। चलिए,
सर इसके बाद हमें क्या करना था, इसके बाद हमने करना था कि अगर 12 टाइम्स 12 टाइम्स हमें दिया हुआ था पीई रेशो, तो हमें मार्केट प्राइस हर कंपनी का और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी निकालना था। तो आइए हमने कहा सर सबसे पहले हमने ईबीआईटी लिखा और ईबीआईटी में इंटरेस्ट कैसे निकाला, तो मैंने सर हमें हर कंपनी का डेट एसेट रेशो गिवन है, तो अगर 10 लाख रुपए में 75% डेट है और उस पर 12% का जो टैक्स रेट लगता है, तो हमने सर इंटरेस्ट निकाल लिया कितना 90, 60 और 35, ठीक है ना। तीनों कंपनी का इसी तरीके से हमने पहले इंटरेस्ट निकाला, फिर इंटरेस्ट को माइनस किया तो ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी में से टैक्स माइनस किया 30% रेट पे, तो वो माइनस हो जाने के बाद हमारे पास जो ईएटी बचेगा वो क्या आ रहा है, मैंने सर वो आ रहा है सर कंपनी ए का 1,12,000, कंपनी बी का कितना आ रहा है, मैंने कहा सर 1,33,000 और कंपनी सी का कितना आ रहा है, मैंने कहा दोस्तों 1,50,500 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा सर इसको डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। और दोस्तों ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है नंबर ऑफ शेयर्स की, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद ईपीएस आते ही मुझे पीई रेशियो तो बताया है क्वेश्चन ने कि आपको अज्यूम कर लेना है कि 12 टाइम्स है हमारा पीई रेशियो, तो ईपीएस से पीई रेशियो को मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास मार्केट प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस को आते ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो हमारी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों वो भी निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक अपना ये क्वेश्चन होना था, और यहां पर मैं बता पा रहा हूं कि सर इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन पूरे पेपर में नहीं था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर बी। अब यहां पर इन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन के लिए बोला है सपोज अ डीलर बैंक कोट्स फॉर जेनरिक स्वैप एआईसी 8% एंड 8.2%, ठीक है ना, वर्सेस 6 मंथ लिबर फ्लैट। Notional principal amount of swap is 1 million rupees and the same is for a period of 3 years reset after every 6 months, ठीक है ना। तो मैंने सर अब हमने समझना है कि सर आखिरकार क्या बोलना चाहता है ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, ठीक है ना, स्वैप के बारे में। आइए दोस्तों फटाफट से चलते हैं। तो मैंने कहा सर स्वैप का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, टू एक्सचेंज, ठीक है, टू एक्सचेंज। अब मान लीजिए मैं कंपनी हूं या मैं एक इंडिविजुअल हूं और ये है स्वैप बैंक, ठीक है ना। मैंने आने वाले 3 सालों के लिए हर 6 महीने पर मैंने एक शर्त लगाई है, ठीक है ना, हर 6 महीने पे मैंने एक शर्त लगाई, ठीक है। तो कितने 6 महीने हो गए, मैंने सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां एंड 6ठा, दैट मीन्स 6 into 6 मंथ स्वैप्स हो गए मेरे पास, ठीक है ना। 3 साल में अगर 2 बार 6 महीने आते हैं तो बड़ी आसान सी बात है कि सर ये 6 स्वैप्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सर ऑन दिस डेट हम ये डिसाइड करेंगे कि जो 6 मंथ लिबर है वर्सेस जो हमारा 8 है या 8.2 है। ऑब्वियसली 8 उनके लिए है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कमती रेट, ठीक है ना, और 8.2 किनके लिए जो बोरो करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं बोरोवर हूं, मैं इंपोर्टर नहीं, सॉरी, मैं बोरोवर हूं, ठीक है ना, मुझे बोरो करना है पैसा, ठीक है, और मुझे इस बात का फिक्र है कि मुझे क्या हो जाएगा। मैंने कहा सर जो मेरा लोन है वो है लिबर पे, मतलब फ्लोटिंग रेट पे लोन है, ठीक है ना, और ये फ्लोटिंग रेट बढ़ना जाए, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं फ्लोटिंग दूं, मुझे फिक्स्ड मिले, ठीक है ना, और फिक्स कितना मिले, मैंने कहा सर 8.2 मिले। सर फायदा मुझे कब होगा, मैंने कहा सर जब फायदा तब होगा जब 6 मंथ लिबर कम होगा 8.2 से, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर मार्केट में एक्चुअली जब मैंने बोरो किया था 1 मिलियन रुपीस, तो मैं 6 मंथ लिबर पे कम इंटरेस्ट दे पा रहा था, ठीक है ना, बट मुझे 8.2 मिल भी रहा था, तो मैंने 6 मंथ लिबर दिया अपने लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, और जो शर्त लगाई थी मैंने स्वैप और बैंक से, मैंने 6 मंथ लेबर दिया पर मुझे मिल कितना रहा है 8.2, तो डिफरेंस मेरी कमाई है, ठीक है ना। तो स्वैप मेरे कमती इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको कम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो मैंने सर इसी तरह हम इन्वेस्टर के लिए भी कहानी समझ सकते हैं। तो ये स्वैप ट्रांजैक्शन समझना बहुत जरूरी था कि 8% इन्वेस्टर के लिए है, 8.2%
बोरोअर के लिए है और 6 मंथ लिबर के साथ शर्त लग रही है, वी आर बेटिंग ऑन द 6 मंथ लिबर कि वो आने वाले 6 महीने के बाद क्या होने वाला है फॉर नेक्स्ट 3 years। तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ में आती है कि सर अगर एक साल में 2 बार 6 महीने आते हैं तो 3 साल में 6 बार 6 महीने आएंगे, ठीक है ना। चलिए, और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये समझना क्यों जरूरी था। सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने हमसे पूछा है वो यही पूछा है, इंटरप्रेट द डीलर बैंक कोट, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन में क्या लिखा है हमने, आइए देखते हैं। सो इफ अ बोरोअर इज अफ्रेड ऑफ 6 month लिबर राइजिंग, then using the swap quote he can enter into a swap arrangement where if 6 month liber increases more than, ये includes नहीं होगा, increases होगा, ठीक है ना, increases more than 8.2% he will receive floating rate and will pay fixed rate of interest, ठीक है ना। तो मिलेगा क्या, जो वो दे रहा है, तो मैंने कहा सर हमें मिलेगा 6 month लिबर और हम देंगे क्या, 8.2% देंगे, ठीक है ना। अच्छा सर ऐसा हम कैसे सोच पा रहे हैं, मैंने कहा सर ऐसा हम इसलिए ऐसा सोच पा रहे हैं कि मैं अगर लेट से एक्चुअली 1 million रुपीस बोरो कर रहा हूं एट 6 month लिबर, तो अगर मान लीजिए ये ज्यादा हो जाता है, लेट से ये 10% हो जाता है और एक तरफ ये हो जाता है, लेट से हमने कहा लेट से 7%, ठीक है ना, 7%। तो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे कोई दे दे क्या, 6 month लिबर, सो दैट मेरा इनफ्लो आउटफ्लो से कट के खत्म हो जाए और मैं दूं किसको, मैं दूं फिक्स्ड। अब देखिए सर हमें फायदा तब हो जाएगा जब 10% 10% जब लिबर हो जाएगा, ठीक है ना। 10% पे होगा लिबर तो हमें 2% यहाँ पर नेट ऑफ में 1.8% नेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड देयरफॉर ये रिड्यूस कर देगा मेरा ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस टू 8.2% ओनली, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात समझनी हमें बहुत जरूरी है और क्योंकि हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, वाइसा वर्सा। इसके बाद सिमिलरली इफ अ इन्वेस्टर इज अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉलिंग ही कैन एंटर इनटू a swap whereby if 6 month liber falls below 8% he will pay floating and will receive fixed rate of interest and vice versa, ठीक है ना। तो इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी थी यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको पूरा स्वैप ट्रांजैक्शन समझा भी दिया है। इसके बाद हमने कहा कि सर इफ अ फर्म इज बाइंग अ स्वैप व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश फ्लोस। अगर मैं बाय कर रहा हूं तो ऑब्वियसली सर मुझे इस बात का डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और बढ़ने वाला कौन होता है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डर जिसको होता है वो कौन होता है, सर वो बोरोअर होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर यहाँ पर बोरोअर की कहानी हमें यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद अ फर्म इज सेलिंग अ स्वैप व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश फ्लोस, तो ये सर ऑब्वियसली इन्वेस्टर होने वाला है, फिर इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि कैलकुलेट करना है सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट फॉर द बायर ऑफ द स्वैप एट द एंड ऑफ द एवरी 6 months, ठीक है ना। तो हर 6 महीने के बाद सर हमारा सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट कितना होगा। इन्होंने नेट सेटलमेंट नहीं पूछा है दोस्तों, बच्चे जनरली गलती कर देते हैं जोश में आकर कि नेट सेटलमेंट हमसे नहीं पूछा है, हमसे तो ये पूछा है कि 6 महीने के लिए इस लेग में कितना पैसा पे होगा, आप सिर्फ ये बताइए, ठीक है ना। तो बड़ा ही आसान है सर, नोशनल प्रिंसिपल इनटू द रेट इनटू सर प्रो डाटा नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि इफ द 6 month पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट comprises of 181 days and that the corresponding liber was 5% on the effective date of the swap, then what will be the first floating rate payment for the buyer, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं सर, एक साथ ही हम कर लेंगे इसके सारे अपार्ट्स और लास्ट में इन्होंने पूछा है सेटलमेंट अमाउंट भी हमसे पूछ लिया है, ठीक है ना। तो पहले हमसे पूछा फिक्स्ड, यहां पर फिर हमसे पूछ लिया फ्लोटिंग वाले लेग का क्या पेमेंट होगा, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ लिया, इस वाले लेग का पेमेंट क्या होगा। फिर लास्ट में इन्होंने हमसे ये भी पूछ लिया कि सर नेट बेसिस पे सेटलमेंट हो रहा है तो कितना पैसा देना है। तो ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड माइनस फ्लोटिंग हो जाएगा। हाँ सर, तो ये फटाफट से सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो मैं सर अगर फर्म बाय कर रही है तो ये एक बोरिंग फर्म है, ये इंडिकेट करती है। इसके बाद कैश फ्लो विल बी एज फॉलोज, तो अगर 6 मंथ लिबर ज़्यादा है 8.2% से तो विल पे फिक्स्ड, ठीक है ना, और विल रिसीव 6 मंथ लिबर, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। हम ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, पे कम कर रहे हैं। अच्छा, अगर 6 मंथ लिबर, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है, मतलब 6 मंथ लिबर इज लेस देन 8.2%, देन ऑब्वियसली ही हैज टू पे द फिक्स्ड, बट उसको मिलेगा कम और ये लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर एक फर्म स्वैप को सेल करती है, ये इंडिकेट करती है कि फर्म एक इन्वेस्टर है, और उस केस में हमारे को कैश फ्लोज कैसे देंगे, 6 मंथ लिबर अगर 8% से ज़्यादा है तो हम 6 मंथ लिबर पे करेंगे और रिसीव करेंगे 8%, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर उस केस में क्या होगा, मैंने कहा सर उस केस में हमें, और यहाँ इस केस में इस सेलिंग फर्म को क्या हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉस, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट केस में अगर 6 मंथ लिबर ज़्यादा है, कम है 8% से, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो उसके बाद सेमी एनुअल पेमेंट निकालनी थी हमें फिक्स्ड वाले लेग की, ठीक है ना। तो हमने कहा सर n इंटू ए बाई सी इंटू 181 डिवाइडेड बाय 360। अब क्योंकि अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ रखा था और आपने गलती से यहाँ पर 181 लिख दिया तो दोस्तों गलती हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर स्वैप के अंदर फिक्स लेग में हमेशा 180 डेज ही लिया जाता है 6 मंथ के लिए, बट जब आप फ्लोटिंग लेग को कैलकुलेट करेंगे तो वहां आपको 181 डेज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ के 181 बोला था, होगा 180 ही, ठीक है ना। चलिए तो ये आ जाएगा हमारा फिक्स्ड वाला लेग। अब इसी के बाद हम लोगों ने फ्लोटिंग वाला लेग निकाला, तो अगर 5% है, ठीक है ना, तो उस केस में हमारा कितना आ रहा है, और बायर का केस था तो बायर को कितना पैसा देना पड़ेगा सर, 15,861। अब हम अपने इस केस में मैच भी कर लेते हैं कि बाइंग फर्म में अगर 6 मंथ लिबर कम था तो पे करेंगे 8.2, मिलेगा 5 और लॉस होना था, तो हमने अपनी वर्किंग के हिसाब से यहाँ पर बोला कि पे करने का मतलब है कि हम अपनी जेब से निकाल कर पे करेंगे तो हमें लॉस ही होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ हमने अपने इस क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई भी किया, अपने आंसर जो हमने लिखा है, ठीक है ना, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। इसके बाद हम आते हैं अपने इस लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये दोनों ऑप्शंस थे और हमें पढ़ना है, देखना है कि सर ये कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं ये। तो इन अ रैशनल वेल ऑर्डर्ड एंड एफिशिएंट मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में नॉट वर्क वेरी वेल, इज इट ट्रू, पहला क्वेश्चन। इसके फॉलोइंग में इन्होंने पूछा है कि आप ये भी बताइए कौन कौन से रीजंस हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के सही साबित होने के। तो आइए फटाफट से इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो थ्योरी आंसर है कि ऑब्वियसली सर द स्टेटमेंट in a rational, well-ordered, efficient technical analysis may not work well is true, very much true. अब रीजन क्या है सर, रीजन हमने एक तो थियोरेटिकल टॉपिक पढ़ाई हुआ है, दैट इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है ना, एक तो यही रीजन है। उसके बाद रैंडम वॉक थ्योरी है अपने, सर ये भी अपने सिलेबस में कवर्ड है, ठीक है ना। क्विक एडजस्टमेंट टू द इंफॉर्मेशन, सर ये हम जानते हैं कि जैसे कोई भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन आती है तो मार्केट अपने आप को ऑलरेडी फटाफट से एडजस्ट कर लेता है, तो देयर इज नो स्कोप कि हम एक आउटस्टैंडिंग या अब नॉर्मल रिटर्न कमा पाए फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, सर हर किसी के पास आजकल इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है क्योंकि डिजिटल एज आ चुकी है, ठीक है ना। इसके बाद और क्या रीजन है, वाइल दीज आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट द टेक्निकल एनालिसिस मे फेस चैलेंजेस in the highly efficient markets, it is important to note that the market are not always perfectly rational or efficient. So obviously ऐसा होता है कि कुछ point of time मार्केट के ऐसे होते हैं जो वो इतना efficient नहीं होता है, and there is a opportunity where traders can earn abnormal returns, ठीक है ना। Behavioral biases, market sentiment and other factors can introduce inefficiencies and create opportunities for technical analysis to be useful at least in the short term, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात लिखने का इसलिए जोर मैंने दिया है क्योंकि हम ऑल इन ऑल टेक्निकल एनालिसिस को फेड अवे नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस आज भी काफी इंपॉर्टेंट पिलर है सिक्योरिटी को एनालाइज करने का,
ठीक है ना। तो हमने इस जानबूझ के इस बात को भी लिख दिया कि ऐसा नहीं है कि हर समय मार्केट ही एफिशिएंट रहती है, भले ही वो स्टेटमेंट ट्रू है बट उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां अपना ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इन डील स्ट्रक्चरिंग इन मेनी स्ट्रक्चर्स टू फैसिलिटेट द एग्जिट वेंचर कैपिटल में पुट और टैग अलोंग क्लॉज। व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्लॉज? एक्सप्लेन डील स्ट्रक्चरिंग एंड एग्जिट प्लान टू वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मेन तो यही था कि सर वेंचर कैपिटलिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो हमने बता दिया कि भाई डील स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम इन्वेस्ट करते हैं एक्सचेंज फॉर प्रेफर्ड इक्विटी, और यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड होता है, लिक्विडेशन ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है ना, डिसअप्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स, ठीक है ना, ये इनेबल करते हैं वीसी को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए, और एंटी डायलूशन क्लॉजेस भी होते हैं, ठीक है ना। Ensure that the equity share of the VC firm is not diluted regardless of how later rounds of the financing pan out, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद जो हमारा बेनिफिट सीकिंग है, ठीक है ना। ऑब्वियसली सर जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पर पैसा लगा रहा है वो यही चाहता है कि हम इस डील में से कुछ प्रॉफिट जरूर कमाएं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें रहती हैं वो भी देख लेते हैं। एन ऑप्शन टू अक्वायर अ प्री अग्रीड अपॉन number of shares in the future at a pre-agreed upon prices, enabling the VC firm to acquire more stocks at a more discounted prices। ये आपने FR के अंदर भी पढ़ रखा होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है ना। अश्योरेंसेज अबाउट द एग्जिट स्ट्रैटेजी, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में अश्योरेंस देना कि भैया हमें मिनिमम इतना % रिटर्न चाहिए तभी हम एग्जिट करेंगे। और उसके बाद एग्जिट स्ट्रैटेजी में क्या क्या रहता है, सर आईपीओ ला सकते हैं, ट्रेड सेल्स हो सकती है, राइट ऑफ्स हो सकते हैं, बायबैक हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे मेथड्स हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये आप पढ़ लीजिए, इसको आप देख लीजिए, सारे पॉइंट जो रेलिवेंट है वो अपने पास एक नोट भी बना लीजिए फॉर द अपकमिंग फ्यूचर एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे इन डिटेल डेप्थ में, ठीक है ना, सिर्फ सोल्यूशन नहीं बताया है, हमने ये भी देखने की कोशिश करी है कि इस सोल्यूशन के पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपने अपने जो भी इंपॉर्टेंट मार्किंग्स हैं वो कर ली होंगी। फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है सो दैट आप आने वाली इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस कभी भी मिस आउट नहीं करें। दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।